भारतीय पुनर्वास परिषद के नवशिखर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों, आज हम अपने लाइव टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम में आज बात करेंगे मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, इसका किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जिसको देख करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि किसी बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन है या नहीं है। आज इस बात को समझने के लिए हमारे पास आज एक्सपर्ट हैं निहारिका निगम जी। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में इस बात पर डिस्कशन शुरू करें कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। आप कॉन्टेक्ट करें हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1800112008 पर। साथ ही आप हमारे फ़ोन नंबर 01126511613 और हमारे फैक्स नंबर 01126511609 पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लिख करके अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचाना चाहें तो नोट करिए हमारी ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अब मैम, सबसे पहले आज हमारा जो सब्जेक्ट है उसके पीछे सबसे बेसिक जो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ मेंटल रिटार्डेशन, खास करके एक जो स्टैंडर्ड्स हमारे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, तो मेंटल रिटार्डेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? मेंटल रिटार्डेशन की डेफिनेशन अगर बताने से पहले मैं ये चाहूँगी कि हम थोड़ा सा डिस्कशन ये भी कर लें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये मेंटल रिटार्डेशन या विशेष शिक्षा के क्षेत्र में आता है और बहुत पुराने समय से जिन बच्चों का व्यवहार आम से थोड़ा सा फ़र्क था, उनके साथ जो शुरुआत में ट्रीटमेंट होता था वो बहुत ही अमानवीय ट्रीटमेंट होता था। तो स्टार्टिंग में उनको अलग थलग जंगलों में छोड़ दिया जाता था, जानवरों के सामने चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती गई और लोगों में जागरूकता होती गई, उनकी ट्रेनिंग की तरफ ध्यान दिया गया, तो उन्हें इंस्टीट्यूशंस में डाल दिया गया। इंस्टीट्यूशंस भी फार फ्लेजेड एरियाज में जो शहरों से दूर होते थे वहाँ पर उनके लिए रख रखाव का इंतज़ाम कर दिया गया और वहाँ पर ये लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। इसके पश्चात ये जाना गया कि भाई एजुकेशन, ट्रेनिंग या इनको अलग थलग कर देने और उनके दैनिक जीवन के कार्यों को देखरेख कर देने से ही काम नहीं चलता। यदि इनको ट्रेन किया जाए तो इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की संभावना होती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन एमर्ज हुई इनके लिए, जिसके लिए स्पेशल स्कूल्स बने। धीरे धीरे स्पेशल स्कूल्स का ट्रेंड ये था कि उसमें दिन में बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, वापस जाते हैं, अपने माता पिता के साथ, सोसाइटी के साथ मिल के रहते हैं। इसके बाद स्पेशल स्कूल्स ने इंटीग्रेटेड स्कूल्स का फॉर्म लिया और अब जो ट्रेंड है वो इंक्लूजन का है। ये एक बैकग्राउंड के साथ हम शुरुआत करेंगे मेंटल रिटार्डेशन की। सो मेंटल रिटार्डेशन की हम डेफिनेशन आज के टॉपिक्स में देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि हमारे एंकर ने बता दिया है। मेंटल रिटार्डेशन की जब शुरुआत हुई तो इसमें विभिन्न टर्मिनोलॉजीज या इनके विभिन्न नामों से जाना जाता था। स्टार्टिंग में इनको मेंटल डेफिशिएंसी कहा गया, मेंटल सब एबनॉर्मेलिटी कहा गया, मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। अलग अलग नामों से इस अवस्था को जाना गया। AAMR 1983 के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई उसके अनुसार मेंटल रिटार्डेशन refers to significantly sub-average general intellectual functioning resulting in or associated with concurrent impairment in adaptive behavior and manifested during the developmental period. इसमें जो हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं दैट इज सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, अडेप्टिव बिहेवियर और डेवलपमेंटल पीरियड। सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग से एक आम आदमी, एक आम मनुष्य के लिए जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट नॉर्मल माना जाता है या सामान्य माना जाता है वो 100 माना जाता है। इससे 90 to 110, इससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे, दैट मीन्स 70 से बिलो बच्चे मेंटली रिटार्डेड कहे जाते हैं। इसमें अडेप्टिव बिहेवियर वो होता है जो हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन कौशलों का, जिन स्किल्स का हमें
रोज़ाना इस्तेमाल करना होता है, जैसे एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग होती हैं, या हमारी कम्युनिटी ओरिएंटेशन है, सिंपल फंक्शनल स्किल्स हैं, इन सबको जानना सोशल स्किल्स हैं, अडेप्टिव बिहेवियर के तहत आता है। और डेवलपमेंटल पीरियड बर्थ से लेके 18 वर्ष की उम्र तक का माना जाता है। ये एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है मेंटल रिटार्डेशन की, जो कि AAMR 1983 में दी गई थी। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में भी एक और डेफिनेशन दी गई, जिसके अनुसार मेंटल रिटार्डेशन इज अ कंडीशन ऑफ arrested or incomplete development of mind which is specially characterized by subabnormality of intelligence। इसमें भी यही बात को बताया गया, जिसमें मानसिक मंदता एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ड्यू टू सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग या सब एबनॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस व्यक्ति का माइंड का डेवलपमेंट इनकम्प्लीट या अरेस्टेड होता है। So this was the definition given by Persons with Disability Act 1995। तो यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन समझा है, आपने यहाँ पर बताया कि जिस तरह के इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, किसी बच्चे के अंदर में अगर उसके मस्तिष्क का विकास पर्याप्त नहीं हो पाता है जितना कि एक नॉर्मल पर्सन का होता है, तो ऐसे लोगों को हम मेंटली रिटार्ड पर्सन बोलेंगे, या फिर इस तरह से डिफरेंट टर्म्स जो कि इस फील्ड में यूज किए जाते रहे हैं। एक चीज़ थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या जो सभी बच्चों में एक कैटेगरी होती है, या इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी जो हम कहें सीवियरिटी के केसेस को ध्यान में रखते हुए, कि किसी में उनके माइंड का डेवलपमेंट इतना हुआ है या किसी में इस तरह से हुआ है, तो क्या इसके क्वेश्चन को देखते हुए हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आपने जो सवाल किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 70 से बिलो जिनका IQ होता है उनको हम मानसिक मंद कहते हैं। दिस इज वन स्टैंडर्ड ऑफ इन द डेफिनेशन। लेकिन 70 से लेके 0 to 70 IQ इज अ बिग रेंज। तो अलग अलग रेंजेस में यस देयर इज अ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया है अलग अलग हिसाब से मानसिक मंद बच्चों का, जिसके हम क्लासिफिकेशन यदि देखें तो मेन आती है मेडिकल क्लासिफिकेशन। मेडिकल रीजंस की वजह से जिस तरह हिसाब से वर्गीकरण किया जाता है वो मेडिकल क्लासिफिकेशन में आता है। देन देयर इज साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन IQ बेस्ड होती है, और एजुकेशनल क्लासिफिकेशन होती है। एजुकेशनल क्लासिफिकेशन में बच्चा कितना सीख सकता है या उसके कितनी फंक्शनल एबिलिटीज है, उसके आधार पे हम एजुकेशनल क्लासिफिकेशन देते हैं। और एक आती है नीड बेस्ड या नीड फॉर सपोर्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें उसको कितने सपोर्ट की या कितनी सपोर्टिव सर्विसेज की आवश्यकता है, उसके बेस पे हम बच्चों को अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। यदि हम डिस्कस करें मेडिकल क्लासिफिकेशन, तो मेडिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 10 मुख्य सब पॉइंट्स आते हैं, जो कि पहला होता है इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन, ट्रॉमा और फिजिकल एजिंग, मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन, ग्रॉस ब्रेन डिजीज, अननोन प्रीनेटल इन्फ्लुएंसेस, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, gestational disorder, psychiatric disorder, environmental influences and other influences। इसको हम डिटेल में देखते हैं। मेडिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये जो 10 पैरामीटर्स हमें दिए गए, इनको डिटेल में समझने के लिए लेट अस गो ऑन every sub-step and understand what it is। This is basically based on the medical causes of mental retardation। पहला आता है infection and intoxication। समझने के लिए हिंदी में संक्रमण एंड मादक द्रव्य। Infection can occur during pregnancy। Infections कभी भी हो सकते हैं during pregnancy, at the time of birth and after birth, resulting in mental retardation। Infections किसी भी वक्त हो सकते हैं, चाहे वो जब माता ने कंसेप्शन किया है उस समय, जिस समय वो कंसीव्ड है और बालक बच्चा पेट में है उस समय, बर्थ के दौरान भी हो सकते हैं और बर्थ के बाद भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन यदि माता के गर्भ में फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर में होता है, तो जैसे कि जर्मन मीजल्स, जिसको हम रूबेला भी कहते हैं, इसमें फीवर, थ्रोट प्रॉब्लम होती है, रेड स्पॉट्स आ जाते हैं बॉडी के इर्द गिर्द, दिस कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। सिफिलिस
लास्ट 3 months में यदि होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, इफ द मदर इज अफेक्टेड विद, देन herpes इन्फेक्शन जो कि जेनाइटल्स में होता है, इट कैन बी पास्ड ऑन टू द चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ के दौरान बच्चे के अंदर इसके इन्फेक्शन जा सकती है। आफ्टर बर्थ इंजेक्शन टू द चाइल्ड, यदि दूषित या संक्रमित इंजेक्शन बच्चे के लगा दिया जाए तो फीवर्स लाइक मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस या ब्रेन फीवर्स हो सकते हैं जो कि फाइनली लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। इंटॉक्सिकेंट्स में जैसे अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स taken by the pregnant mother can cause mental retardation. Intoxicants में भी यदि जिस समय माता कंसीव किए हुए है और बच्चा पेट में है उस समय यदि वो टोबैको का, सिगरेट का या शराब का इस्तेमाल करती है, then this can further lead to mental retardation. यहाँ पर मैम आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताई है जो कि हमारी जो एक्सपेक्टेड मदर्स हैं वो कभी कभी टोबैको या अपना वाइन की यूज़ करती हैं और उसके बाद में जैसा कि आप बता रही हैं कि इसका एक बहुत ही लार्ज नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है उनके एक्सपेक्टेड चाइल्ड पर, उसकी पूरी की पूरी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होने वाली सिचुएशन में आ जाती है। यहाँ पर कभी कभी हमने देखा है कि उसके एक बताया जाता है कि हमको इतनी एक क्वांटिटी होती है, उससे ज़्यादा को यूज़ करना हमारे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। बेहतर तो यही होगा, ऑल द बेस्ट, कि बिल्कुल भी वो एक्सपेक्टेड मदर्स इसको यूज ना करें। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा हम बताना चाहें कि अगर इतना इससे ज्यादा की क्वांटिटी उनके लिए डेंजरस हो सकती है तो हम आप एक्सपर्ट होने के नाते क्या बताना चाहेंगे? बेसिकली कितना परमिटेड है और कितना नहीं परमिटेड है, एज एन एजुकेशनिस्ट मेरे लिए ये बता पाना उतना समर्थ नहीं है। लेकिन इस तरह का प्रयोग पहले 3 सिग्निफिकेंट मंथ्स माने जाते हैं जिसमें बहुत अधिक हमें केयर रखनी चाहिए, उनमें तो कंप्लीटली वर्जित होता है। इसके अलावा जो भी उनके मेडिकल डॉक्टर्स हैं जिनसे भी वो मदर्स जो प्रेग्नेंट हैं वो रेफरल्स ले रही हैं, कंसल्टेशन ले रही हैं, उनसे डिस्कस करके वो जिस हिसाब से बताते हैं उस हिसाब से उसको लेना चाहिए। जी इस नेक्स्ट पे यदि हम आए तो हमने मेडिकल क्लासिफिकेशन में बताया ट्रॉमा और फिजिकल एजेंट्स या शारीरिक आघात। इसमें हेड इंजरीज टू द चाइल्ड कॉज्ड बाय फॉल फ्रॉम हाइट्स और एनी अदर एक्सीडेंट कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। यदि बच्चा एक हाइट से गिर गया है या डिलीवरी के दौरान उसको चोट लग गई है या फोर्सेप डिलीवरी थी या उसको फोर्स डिलीवरी थी, इसमें यदि किसी भी तरह से बच्चे के मस्तिष्क पर क्योंकि उस समय मस्तिष्क उसका बहुत कोमल होता है, उस पर चोट लग जाती है तो संभावना मेंटल रिटार्डेशन होने की बहुत अधिक बढ़ जाती है। Severe physical and emotional abuses can also stunt emotional and mental development in the child. बहुत अधिक इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं या बच्चे के साथ बहुत मारपीट की जा रही है जिसमें सर पे चोट लग गई या उसको किसी इस प्रकार का दुख है या किसी इमोशनल ट्रॉमा में बच्चा चल रहा है, तो ये चीज़ें भी फर्दर उसके माइंड को अफेक्ट करती हैं, डैमेज करती हैं एंड दे कैन ऑल्सो lead to mental retardation. Metabolism, nutrition या उपापचय और पोषण। Food taken by the person is ingested by the body through several natural processes for the maintenance of person's general health. These natural processes make up the metabolism of the body. Any disorder, the system can lead to brain damage and mental retardation. Severe malnutrition in the expectant mother or in the young child can also cause mental retardation. ये उपापचय से संबंधित मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है कि हमारे बॉडी को पोषण की आवश्यकता है। जो जिस प्रकार का खाना हम खाते हैं उस पे डिपेंड करता है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत से एंजाइम्स हैं, हमारी एंटीबॉडीज हैं जो अपना वर्क करती रहती हैं एंड दैट इज वाई हम एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की तरह फंक्शन करते हैं। लेकिन इनमें यदि कहीं पर भी कोई परेशानी या कोई डैमेज होती है तो उससे हमारे बच्चे के विकास में, मानसिक विकास में बहुत अधिक परेशानी होती है। हम आगे
आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसमें एक कंडीशन फिनाइल कीटोन्यूरिया बताई गई है जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसी वजह से जब माता गर्भावस्था के दौरान उसको ये भी बताया जाता है कि माता को एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलबींग ऑफ द मदर एज वेल एज द चाइल्ड। और बच्चे के प्रसव के उपरांत भी उसको एक पोषक आहार मिलना चाहिए जिससे कि उसका डेवलपमेंट और उसका मानसिक विकास सामान्य हो सके। खास करके अगर हम इस बात को ध्यान में रखें, जब बच्चा माँ के साथ में एसोसिएटेड होता है तो अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो माँ से ही इसको ग्रहण करता है। एंड इवन आफ्टर दैट, जैसा आपने बताया कि आफ्टर बर्थ भी वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो कहीं ना कहीं माँ का जो स्वास्थ्य होता है वो पूरी तरह से बच्चे का स्वास्थ्य उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है या उसके बावजूद आफ्टर डिलीवरी, हमको उनके खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें पूरी तरह से पोषक तत्वों को समाहित करना चाहिए। और खास करके अगर हम हमारे अपने सरकार के कदमों को यहाँ पर ध्यान में रखें तो सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका जो है पूरी तरह से पोषक आहार उनको मिले। इसके लिए सरकार तमाम प्रकार से सहायता भी उपलब्ध करा रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्रॉस ब्रेन डिजीज या प्रमस्तिष्कीय अविकार, इसके अंतर्गत बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस एंड एन्सेफेलाइटिस अफेक्ट द ब्रेन एंड कॉज मेंटल रिटार्डेशन। इसके अंतर्गत बहुत से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं या वायरल इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि ब्रेन फीवर जिसको हम आम भाषा में जानते हैं, वो दे कैन ऑल्सो लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। अननोन प्रीनेटल इन्फ्लुएंसेस या प्रसव पूर्व अज्ञात कारक, mental retardation can occur due to some unknown causes when the child is in the fetal stage। हो सकता है कि पूरे एहतियात रखे गए हों लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जो अभी तक शायद हम इस बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सके हैं। तो हालांकि प्रीनेटल वक्त जब होता है, जब माता गर्भावस्था के दौरान है, तो बहुत से एहतियात उनको रखने होते हैं। उनको ऊंची जगहों पे जाने के लिए बहुत मनाही होती है, हील्स पहनना मना है, उनको टोबैको अल्कोहल का सेवन मना होता है, एक्सरेज को ओवर एक्सपोजर मना है, बहुत बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, उनका पोषण प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा बहुत से ध्यान उनको रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हैं लेकिन फिर भी कुछ अज्ञात रीजंस कैन ऑलवेज बी देयर जो कि अभी तक नोन नहीं है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी भी एक महत्वपूर्ण मेडिकल क्लासिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एवरी लिविंग सेल इन द ह्यूमन बॉडी हैज 23 पेयर, दैट इज 46 chromosomes, that is 46 chromosomes. Sometimes due to error of nature in chromosomes, one chromosome may be more or less. There may be change in the order of arrangement. When there is an extra chromosome in the 21st pair, the resulting chromosomal abnormality is called Down syndrome. हमारी शारीरिक संरचना है उसमें यदि भी जिसमें कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जैसा कि स्लाइड में बताया है, और यदि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया या डिलीट हो गया तो उसकी वजह से देयर कैन बी अ डिसऑर्डर विच कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। 21वें क्रोमोसोम में यदि डुप्लीकेशन हो जाता है, एक और एडिशन होता है, तो एक बहुत ही कॉमन फीचर जो बच्चों में देखा जाता है वो है डाउन सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम का कंडीशन इज इट इज कॉल्ड ऑल्सो ट्राइसोमी 21। तो उसमें 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। मैम एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि चूंकि ये क्रोमोसोम्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर कि हमारे अपने पर्सनल बिहेवियर का कहीं थोड़ा सा अफेक्ट नहीं पड़ता है, ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि कंसीविंग के थ्रू होता है, तो क्या इसको हम ब्रेक कर सकते हैं या क्या हमारा साइंस इस स्टेज में है, हमारे पास इस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि इस तरह की कमियों को दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा आपने। बेसिकली फर्स्ट चाइल्ड जब पहला हम बच्चा पेट में आता है पहली बार, तो उस समय बहुत से पेरेंट्स यदि जागरूक होते हैं और वो घर में कोई हिस्ट्री है यदि मानसिक मंदता की या और किसी प्रकार की इस तरह की हेरिडिटरी कंडीशंस की, तो जेनेटिक काउंसलिंग को हम बहुत उपयोगी मानते हैं इस क्षेत्र में। और यदि प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग ली जाए तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं आने वाले बच्चे के लिए और उसके बाद भी कंसेप्शन के लिए, उन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया जाता है।
तो आई थिंक द पेरेंट्स शुड डेफिनेटली गो फॉर एक अवेयर पेरेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर फर्स्ट टाइम वो इस तरह की कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको इस बात में जरूर सोच लेना चाहिए। अगर खास करके अगर फैमिली में इस तरह की कोई प्रॉब्लम पहले से रही है तो इसके कुछ चांसेस हो सकते हैं और वो डॉक्टर के एडवाइस पर ही आगे चलें। ऑफ कोर्स, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। Then there are gestational disorder, that is गर्भावस्था की विकृतियां। This is any disorder in the growth of the child while in the fetal stage। जब माँ के गर्भ में बच्चा है तो उस समय यदि बच्चे में किसी भी प्रकार की, जो कि जैसा कि आपने अभी कहा कि अनकंट्रोल, मतलब हम उसको ऐसे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मगर किसी भी वजह से, कुछ अननोन रीजंस की वजह से यदि उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ गई है, दैट कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स या मनोचिकित्सीय विकृतियां। Mental problems of a serious nature experienced by the expectant mother may also affect the mental development of the growing fetus. However, this has not yet been proved scientifically. हम बहुत समय से हमने अपने जो हमारी बहुत पुरानी पुस्तकें हैं जिनको हम गीता या वो मानते हैं, उसमें भी हमने इस तरह के एग्जाम्पल्स अक्सर कोट किए हुए देखे हैं कि माता के गर्भ में ही उन्होंने धनुर्विद्या सीख ली थी अभिमन्यु ने। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो इसका मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशनशिप माता और जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका तो है ही, लेकिन फिर भी इसका अभी तक कोई साइंटिफिक वो नहीं मिला है। आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई साइंटिफिक अभी तक इस तरह का एविडेंस नहीं है जिसके बेस पर हम इस बात को 100% श्योर होकर के कह सकेंगे कि इस तरह की कोई इमोशनल अगर होता है तो उस तरह के इफेक्ट देखने को पड़ सकता है। लेकिन एक बात में हम बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते हैं कि कभी भी एक हैप्पी माइंड का पर्सन वो ज्यादा बेटर ढंग से अपने काम को परफॉर्म करता है। अगर इस बात को कहीं ना कहीं एसोसिएट करें, चाहे मदर के हेल्थ से जोड़ करके या उसके आने वाले बच्चे के हेल्थ से जोड़ करके, अगर किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पेरेंट के अंदर में देखने को मिल रही है तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई इफेक्ट बच्चे के बिहेवियर पर पड़ना बिल्कुल लाजमी है। और इस बात को मैं समझता हूं कि हमारे जो अवेयर पेरेंट्स इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और घर में एक हेल्दी और कहें हैप्पी एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करेंगे जिससे कि मदर ज्यादा अपने आप को खुश महसूस करे और आने वाले बच्चे की जिंदगी को ज्यादा बेहतर बना सके। Environmental influences के अंतर्गत environmental means the mother's womb in which the gestation of the fetus takes place for the specified period. It also means the entire environment outside in which the growth of the child takes place from birth onwards. If the healthy environment is not available or is insufficient, then child's mental development is affected. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंट बच्चे के लिए जो गर्भ में है उसके लिए तो माता की वोम इज द एनवायरमेंट, तो इसलिए पूर्ण रूप से उसका स्वास्थ्य होना और वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलना बहुत ही आवश्यक है, जो कि डेफिनेटली माता से ही बच्चे तक भी जाएगा। और दूसरा एनवायरनमेंट हम रेफर करते हैं कि जब वो माँ की प्रोटेक्टेड वोम से बाहर आके और फिर हमारे सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स को भी हम एनवायरनमेंट कहते हैं, जहाँ उसकी परवरिश होती है, वो पलता बढ़ता है, तो इसका भी हेल्दी होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले इस बात को डिस्कस किया था कि अगर बच्चे की प्राइमरी स्टेज में जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है। अगर बच्चे को चलने के दौरान स्टार्टिंग स्टेज में या किसी भी तरह से अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है उसके सिर के पार्ट में, तो कहीं पर भी इसका प्रभाव जो कहें उसके मस्तिष्क के विकास पर पड़ सकता है और इसका रिजल्ट हमको मेंटल रिटार्डेशन के रूप में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट हमको बता रही है कि किस तरह से बच्चे के डेवलपमेंट के लिहाज से हमको बहुत ज्यादा कॉशियस और बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक हमारी छोटी सी भी मिस्टेक एक पूरी बच्चे की पूरी जिंदगी को बहुत बुरे ढंग से प्रभावित कर सकती है। इसलिए ये जिम्मेदारी पेरेंट्स के साथ साथ में उसके आसपास में रहने वाले जो उनका एटमॉस्फेयर है, फैमिली एटमॉस्फेयर के साथ साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक हम ऐसे स्टेप्स को अपनाएं जिससे कि आने वाले बच्चे की ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर खुशहाली मिल सके। खास करके यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने वाली है, जैसा कि हमारी एक्सपर्ट निहारिका जी ने हमको बताया कि जो एक्सपेक्टेड मदर्स हैं उनका किसी भी तरह से कोई वाइन या सिगरेट इनका सेवन
उनके आने वाले बच्चे के लिहाज से बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कम से कम ये ऐसे स्टेप्स हैं जिसको कि हम चाहें तो अपने मनचाहे ढंग से रोक सकते हैं, और ये करना बिल्कुल भी एकदम गैर ज़रूरी नहीं होगा, खास करके अगर वो हमारे आने वाले बच्चे का फ्यूचर उससे जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में इस चर्चा को जारी रखेंगे। us from dreaming. हारता है वो, हार माने जो. We are what we believe in. हम धरती को अंबर से मिला दे. हम उड़ सकते हैं, उड़कर दिखा दे. हम छू ले सितारों को. आशा के पंखों पे we can and we will fly. We can and we will fly.
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर और इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है और इसका किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। खास करके ये जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इस स्टेज को बेहतर ढंग से समझ लेंगे कि इसका क्लासीफाई किस तरह से किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से ऐसे स्टूडेंट्स के लिए IEP बनाना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, जिससे कि ऐसे बच्चों का रिहेबिलिटेशन करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाने की जो कोशिश हमारी हरदम रहती है वह आसान हो जाता है। इस बात को हम समझ चुके हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगा और अब इस समय हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट निहारिका जी ने हमको बताया कि मेंटल रिटार्डेशन के जो केसेस हैं उनको डिफरेंट ग्राउंड्स के लेवल पर हम कई तरह से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें कि उन्होंने देखा कि मेडिकल टर्म के हिसाब से उन्होंने कई रीजंस बताए, कई फैक्टर्स बताए, जिनके आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि किसी बच्चे के अंदर में जो मेंटल रिटार्डेशन की सिचुएशन है वह किस तरह से होती है और उसका क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अभी हम नेक्स्ट लेवल पर हम आ गए हैं, जहां पर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजिकल लेवल को ध्यान में रखते हुए ऐसे केसेस को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि अगर आप सभी हमारे एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। हमसे कांटेक्ट करें हमारे नंबर्स पर, जिन पर कि हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। आप नोट करिए हमारे नंबर्स। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008। हमारा फ़ोन नंबर 011-265-11613 और हमारा फैक्स नंबर 011-265-11609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.bsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी हमने बात किया कि अब हम साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। होता अक्सर ये है, चूँकि मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है और साइकोलॉजी को पूरी तरह से माइंड से अफेक्टेड होकर के हम मानते हैं, तो यहाँ पर किस तरह से साइकोलॉजिकल उनकी लेवल्स को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि हमारे जो इस तरह के केसेस होते हैं हमारे सामने आते हैं वो कितने ग्रुप में बांटे जा सकते हैं। जी इससे पहले कि हम साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसा कि आपने अभी जो बात कर रहे थे उसके दौरान क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, तो क्लासिफिकेशन का अपना क्या रोल है वो भी मैं बता दूं। क्लासिफिकेशन का रोल होना चाहिए किसी को लेबल करने के लिए नहीं, किसी को मानसिक मांद्या, किसी को विजुअली इम्पेयर्ड ये बताने के लिए नहीं। क्लासिफिकेशन का रोल होना चाहिए जो कि उनकी फर्दर प्लानिंग और इंटरवेंशन पर्पसेस के लिए अच्छा हो। तो क्लासिफिकेशन should also lead to healthy reasons, ना कि उसका मखौल उड़ाने के लिए होते हैं। तो now that we have already discussed about the various reasons for medical classification, हम आपसे साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेनली IQ स्कोर्स के ऊपर होती है, IQ स्कोर या इंटेलिजेंस क्वोशेंट। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज और IQ लेवल होते हैं। माइल्ड, जिसमें कि 50 से 70 तक का IQ माना जाता है। मॉडरेट 35 से 49 तक का। सीवियर 20 to 34। प्रोफाउंड बिलो 20। ये IQ स्कोर्स या बुद्धि लब्धि भी इसको कहा जाता है। इसका कैलकुलेशन एक सिंपल फॉर्मूला से होता है, वो होता है मानसिक आयु बटे उनकी जो वास्तविक आयु होती है उसको गुणा कर दिया जाता है 100 से। तो उससे बच्चे की जो अभी फंक्शनल एज है या मेंटल एज है वो हमारे सामने आ जाती है और इसके आधार पर उसकी एबिलिटीज समझी जाती हैं। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली डायग्नोसिस के पर्पस के लिए और फर्दर बच्चे का किस लेवल पे है वो समझने के लिए हमें सहायता देती है। इसके साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ही जुड़ी हुई एजुकेशनल होती है, जो हम मेरे ख्याल से अब ले सकते हैं। साइकोलॉजिकल के बाद एजुकेशनल क्लासिफिकेशन होती है, जो उनके दैनिक जीवन के क्रियाकलापों, उनकी एजुकेशनल स्टेटस
और उनका वोकेशनल आगे के लिए उनका जीवन किस आधार पे रहेगा, उनके लिए किन सब्जेक्ट्स को चुनना चाहिए पढ़ाने के लिए, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द एजुकेशनल। मैम इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ने के पहले एक बात थोड़ा सा हम यहाँ समझना चाहेंगे, ये जो एजुकेशनल क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं, ये एजुकेशनल क्लासिफिकेशन हम एजुकेशन को सिर्फ नॉर्मल जो ट्रेडिशनल हमारा एक स्कूलिंग होती है हम उसको बेस मान करके चल रहे हैं, या फिर नॉर्मल जो अदर एक्टिविटीज को भी हम लेकर के चलते हैं उन सभी। तो ये एजुकेशनल क्लासिफिकेशन करने का हमारा जो मेन फैक्टर या जो मेन बेस हम कहें वो क्या होगा? बेसिकली एजुकेशनल क्लासिफिकेशन की हम जब बात करते हैं तो इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन या मानसिक मंदता के क्षेत्र में जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये आम रूप से जो रेगुलर स्कूल्स में क्लासिफिकेशन होती है या जिस हिसाब से बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है, द एलिमेंट्री लेवल, द प्री प्राइमरी लेवल एंड द सेकेंडरी लेवल एंड द पोस्ट सेकेंडरी लेवल, उस हिसाब से ना होते हुए हम इनको इनकी एजुकेशनल कैपेबिलिटी के आधार पे यदि उनको हम एजुकेट कर सकते हैं, उनको लिखा पढ़ा सकते हैं या उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। लिखाई पढ़ाई आम मनुष्यों में भी बहुत लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, लेकिन वो टेक्निकल कामों में बहुत, जैसे कारपेंट्री का काम कर लेंगे या कोई और काम कर लेंगे, उसमें बहुत अच्छे रहते हैं, तो उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो क्या वो पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं कि क्या वो ट्रेन हो सकते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जिनको जीवन पर्यंत एक सुरक्षा की एक जरूरत होती है। खास करके इवन कभी कभी उनके पर्सनल जो डेली स्किल्स होती हैं, डेली लिविंग जो जरूरतें होती हैं, उनके लिए भी हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है किसी न किसी की हेल्प की। तो इस चीज को यहाँ पर हमारे जो एजुकेशनल क्लासिफिकेशन के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ स्कूलिंग के बेस मान करके नहीं, बल्कि उनकी किसी भी अदर एक्टिविटी में आगे बढ़ने की क्षमता को ध्यान में रख करके किया जाता है। इस बात को समझ करके तब हम अपने क्लासिफिकेशन की तरफ आगे चलते हैं। जी, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन में मेनली 3 भागों में इनको बांटा जाता है। फर्स्ट इज द एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, सेकंड इज द ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन और TMR एंड द कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन दैट इज CMR। इनको हम डिटेल में समझ सकते हैं। एजुकेबल ग्रुप में माइल्डली मेंटली रिटार्डेड बच्चे आते हैं। इनकी मानसिक आयु 8 से लेके 12 वर्ष तक की होती है। मैंने अभी बात की बुद्धि लब्धि को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो IQ टेस्ट के आधार पे हम बच्चे का मेंटल एज जानते हैं। मेंटल एज बटा हम जब उनकी क्रोनोलॉजिकल एज को या वास्तविक उम्र को डालते हैं तब IQ आता है। तो इनकी जो मानसिक आयु होती है वो 8 से 12 वर्ष तक के बच्चों की तक हो सकती है, लेकिन इनकी वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो। मे बी दे आर 20 years of age और 20 साल के हो चुके हैं, मगर फिर भी अभी उनकी जो मानसिक आयु है 8 वर्ष तक की ही है। और ये अगर हम आम स्कूलों से कंपेयर करें तो लगभग 6ठी क्लास तक पहुंच सकते हैं। हालांकि ये भी एक बहुत ही हमारा एक ऐसा फार साइटेड वो है, 6ठी क्लास तक भी पहुंचना एक बड़ी बात है मानसिक मंद बच्चों के लिए। लेकिन इसको हम अब डिटेल में समझते हैं। तो एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, इसमें IQ 50 से 69, 70 हमने 50 से 70 तक डिस्कस किया। आइडेंटिफिकेशन इज डिफिकल्ट अंटिल चिल्ड्रन बिगिन स्कूलिंग। जब तक स्कूलिंग के लिए बच्चा नहीं आता तो बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाना कि वो मानसिक मंद है, ये माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में मुश्किल हो जाता है। Even with poor academic performance is recognized, it may take expert assessment to distinguish mild mental retardation from learning disability or emotional and behavioral disorders. इनको समझ पाना कठिन तो है ही यदि बच्चा बहुत छोटा है, क्योंकि छोटी मोटी जो क्लास में यदि बच्चा पिछड़ा हुआ है या उसकी परफॉर्मेंस, एजुकेशनल परफॉर्मेंस थोड़ी पिछड़ी हुई है तो इनको उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है या उसको कोई और इमोशनल प्रॉब्लम है, कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या घर की तरफ से कोई प्रेशर है, इन सब चीज़ों को कंफ्यूजन रहता है और असल में क्या कंडीशन मेंटल रिटार्डेशन है ये समझ पाना कठिन होता है इनिशियल ईयर्स में या छोटा जब बच्चा होता है उसमें। इनको जब बड़े होते हैं तो फंक्शनल एकेडमिक्स,
फंक्शनल एकेडमिक्स कहा जाता है वो जीवन के लिए उपयोगी चीज़ें जो कि रीडिंग, राइटिंग या फिर अरिथमेटिक से संबंधित होती हैं, जो उनके दैनिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, जैसे कि सिंपल थिंग्स लाइक रीडिंग द बस रूट नंबर्स या राइटिंग नेम, अपना एड्रेस लिख पाना है, या कलर्स को कलर्स के हिसाब से यदि कोई कोडिंग दी गई है उसको समझ पाना है, कम्युनिटी में चलते हुए वो पैसे रुपए का लेन देन सही कर सकते हैं कि नहीं, उसके बाद ये समझ पाना कि उनको यदि बस का नंबर, उनको बस पकड़नी है तो बस का नंबर सही देख सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए नंबर, दैट इज काउंटिंग बहुत ज़रूरी है, टाइम का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, मनी का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, और एक कम्युनिटी ओरिएंटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर देम. सो फंक्शनल एकेडमिक्स आर द बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स जो कि बच्चे को हम समझाते हैं, देते हैं, जो कि आम स्कूलों में भी होता है, वो उन पर एम्फेसिस किया जा सकता है और ये बच्चे उसको सीख भी सकते हैं. इसके अलावा being taught to perform, they can be taught to perform skilled jobs. इनको स्किल्ड या रिपीटेटिव स्किल्स की जिसमें ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत इनोवेशन नहीं है, मतलब रोज़ आपको एक नया काम नहीं करना है. यदि उनको मोमबत्ती बनानी सिखानी है या यदि उनको लूम पे बैठ के काम करना है, तो उनका एक काम, उनकी एक दिनचर्या उसमें फिक्स्ड है कि उनको धागा डालना है, उनको किस तरह से धागों को चलाना है, लूम पे बैठ के आगे पीछे किस तरह से उसका मोशन करना है, दैट इज अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड. तो वो काम जिसमें एक रिपीटिशन है और स्किल्स द्वारा उनको सिखाया जा सकता है, इस तरह के कार्यों को वो करने में काफ़ी सक्षम हो सकते हैं. Some of them can even be trained to work in open employment. As individuals with mental retardation reach adulthood, they many learn to live independently and maintain gainful employment. कुछ open employment हम कहते हैं कि जहाँ समाज के साथ मिलके बच्चा कार्य कर सकता है कि नहीं, अडल्ट होने के बाद समाज के साथ मिलके, जैसे हम आप अपने नौकरी पे आते हैं, उसी प्रकार से यदि इनको सही, प्रॉपर, ऑन द जॉब जिस कार्य की ज़रूरत है या जिसमें हम बच्चे को प्लेस करना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट को प्लेस करना चाहते हैं, उसके लिए यदि सही प्रकार की ट्रेनिंग इनको इम्पार्ट की जाती है, तो इनमें से बहुत लोग सफल रहते हैं ओपन एम्प्लॉयमेंट या हमारी तरह बाहर जाके काम करने में, जिसमें कि उनको मोबिलिटी, इंडिपेंडेंटली ट्रैवल, जिसमें फिर मैंने बताया फंक्शनल एकेडमिक्स इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. समय पे पहुंचना है, समय पे वापस आना है, कौन से नंबर की बस लेनी है, बस यदि छूट गई तो दूसरी बस का इंतज़ार करना है, तो ये सारी चीज़ें उनको उसमें सिखाई जाती हैं, तो वो आराम से ओपन एम्प्लॉयमेंट में भी काम कर सकते हैं. और देखा यह गया है कि जो एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड, मेंटल रिटार्डेशन में बच्चे होते हैं या एडल्ट्स होने तक भी, यदि उनको प्रॉपर और इफ़ेक्टिव और प्लानिंग के साथ ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं, अपने ऊपर निर्भर होकर छोटे मोटे कार्यों में वो अपने घर वालों का हाथ भी बटा सकते हैं और अपने लिए सुचारू रूप से जीवन यापन कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं. आफ्टर ऑल जो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस की बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. और जैसा कि आपने बताया कि अगर उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तो चाहे वो शेल्टर्ड वर्कशॉप हो या ओपन वर्कशॉप हो, कहीं पर भी जाकर के अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं. बस ये है कि हमारे बच्चों की लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ऐसे वर्क उनको प्रोवाइड करने होंगे जहाँ पर कि रिपीटेशन की कंटिन्यू ज़रूरत पड़ती रहती है. वो बहुत इनोवेशन, बहुत क्रिएशन की स्कोप या हमको थोड़ा सा निगलेक्ट करना पड़ेगा. तो ऐसे मैं समझता हूँ कि हमारे इस फील्ड में काम करने वाले जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ऐसे फ्रेंड्स की नेसेसिटीज और उनकी एबिलिटीज, उनकी पावर को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर कि उनकी सक्षमता जिसे हम कहें वो सक्षम है, उस काम को करने के लिए हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है. उनकी सिर्फ हमको ट्रेनिंग एक बहुत ही टेक्निकल वे में करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे बच्चे इस तरह के काम को अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकें. जी. अब हम चलते हैं मॉडरेटली मेंटली रिटार्डेड, जो कि ट्रेनेबल ग्रुप में आते हैं. ट्रेनेबल जिनको कि मेंटल एज इनकी 5 से 8 वर्ष की होती है. उनकी वास्तविक आयु कैन बी एनीथिंग, वो हो सकता है 20 साल के हो, 25 साल के हो, 12 साल के हो, लेकिन उनकी जो मानसिक आयु है वो 5 से 8 वर्ष तक के बच्चे की बराबर की होती है. और इनको जो हम एकेडमिक स्किल्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनमें इनको पढ़ा पाना कठिन होता है.
स्कूल्स में। ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन का जो IQ है वो 35 से लेके 49 तक हम मानते हैं। इट इज़ नियरली ऑलवेज अपरेंट विद इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ। जैसा कि हमने माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में देखा कि शुरुआती समय में उनको अलग कर पाना ही बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे अधिकतर लगभग नॉर्मल से ही हाव भाव उनके रहते हैं, व्यवहार रहता है, थोड़ा बहुत डिलेज होते भी हैं, तो पेरेंट्स इतनी जल्दी उनको अवेयर नहीं होते और समझ नहीं पाते। बट इन ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन के तहत में जो बच्चे होते हैं उनको समझ पाना इनिशियल ईयर्स में ही या फर्स्ट ईयर में ही अधिकतर ये लोग समझ में आ जाते हैं कि देयर इज something which is lacking in the child. They require considerable supports in school, at home and in the community in order to participate fully. इनको अच्छा खासा सपोर्ट की आवश्यकता होती है यदि इनको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से कम्युनिटी में, समाज में, अपने स्कूल में, घर में और आसपास के एनवायरनमेंट्स में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना है। तो इनको सिंपल फंक्शनल एकेडमिक्स या फंक्शनल कॉन्सेप्ट्स सिखाए जा सकते हैं। एज एडल्ट्स दे मे लिव विद देयर पेरेंट्स इन अ सपोर्टिव ग्रुप होम और इवन सेमी इंडिपेंडेंटली विद सिग्निफिकेंट सपोर्टिव सर्विसेज टू हेल्प देम, फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग देयर फिनेंसेस। एडल्ट्स होने पर ये अपने पेरेंट्स के साथ सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और सेमी इंडिपेंडेंटली मतलब कुछ चीज़ों में जिसमें कि थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग की अधिक आवश्यकता है या जिसमें मेंटल कैलकुलेशंस की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों को छोड़ के वो बहुत हद तक यदि सही ट्रेनिंग दी जाए तो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। They can be trained to perform unskilled or semi-skilled jobs prepared for being employed in sheltered workshops. इनको अनस्किल्ड जिसमें बहुत ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं होती या एक फ़ाइल को दूसरे जगह पहुंचाना है, जैसे कि इस तरह के काम है कि यहाँ से वहाँ तक आपको कुछ लेके जाना है, उसमें सुचारू रूप से काम कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की अपने फाइन मोटर स्किल्स यूज़ करनी है उसकी आवश्यकता ना पड़े। दे कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट, मतलब सुपरविजन के अंडर काम करने में ये सक्षम होते हैं। जैसे कि हमने माइल्ड में देखा कि वो ओपन एम्प्लॉयमेंट में भी कार्यरत हो सकते हैं, वो अपना कार्य भी शुरू कर सकते हैं यदि उनको सिंपल चीज़ें फंक्शनल एकेडमिक्स सिखाई जाएं और उनको जो वोकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें सिखाया जाए, और इनके लिए हमें सुपरविजन में ही ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। We go on to the next, that is the severely, profoundly, they come under the category of the custodial. They many require lifelong care and supervision and are often confined to institutions. कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि कस्टडी मतलब एक लाइफ लॉन्ग सुपरविजन की, केयर की इनको आवश्यकता होती है। ये इंडिपेंडेंटली अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते, इनको अपनी दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को करने के लिए भी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है, और इनका IQ 20 से लेके 34 तक होता है, और उसके नीचे भी कस्टोडियल प्रोफाउंडली मेंटली रिटार्डेड का हमने देखा 20 एंड बिलो IQ रेंज के बच्चे भी इसमें आते हैं। इनमें अधिकतर मल्टीपल डिसेबिलिटी भी पाई जाती है। मल्टीपल डिसेबिलिटी से मेरा अर्थ है कि सिर्फ मानसिक मंदता ही नहीं, मगर इनमें दूसरी फिजिकल जैसे प्रॉब्लम्स हैं, हाथ में, पैर में पैरालिसिस है या विजन प्रॉब्लम है। सो अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड डिसेबिलिटीज आर एसोसिएटेड विद द चिल्ड्रन हु कम अंडर द कस्टोडियल ग्रुप। A person with more severe mental retardation will need more intensive support and supervision his or her entire life. जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको बहुत ही इंटेंसिव सपोर्ट और सुपरविजन की आवश्यकता होती है उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। डिपेंडेंस इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, और वो अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी स्वयं करने के लिए, दैट इज ईटिंग, ड्रिंकिंग, टॉयलेटिंग, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, ये सब भी करने के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं।
और इनमें मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकती है। ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड to reduce their dependence on others and helping them to develop self-help skills। इसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता जो होती है वो उनकी जो डिपेंडेंस है, जो दूसरों पर उनकी आश्रित है, वो उसको कम करने के लिए ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि यदि बच्चा कस्टोडियल ग्रुप में आपके फैमिली में है तो पूरा फैमिली का मेन ध्यान जो है वो उसी बच्चे पर केंद्रित रहता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी अक्सर देखते हैं कि वो स्ट्रेस में रहते हैं। और एक हेल्दी एनवायरनमेंट जिसकी बहुत ज़रूरत है, जो हमने अपने प्रीवियस डिस्कशन में देखा कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक अच्छा माहौल फैमिली के अंदर होना ज़रूरी है, वो सब इससे सफ़र हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जितना बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार और अपनी डिसेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए इंडिपेंडेंट हो सकता है, हमें उतने प्रयास, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव चाहे वो थेरेपी का हो, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन का हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस का हो, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो उसके दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में एटलीस्ट वो सक्षम सफल रूप से कार्य कर सके, जितना कर सकता है उतना होना चाहिए। जी, आप यहाँ पर जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने बताई, जहाँ पर कि हमारे एमआर के बच्चे के साथ में इस मेंटल प्रॉब्लम के साथ साथ में अदर प्रॉब्लम्स भी कभी कभी एसोसिएटेड होती हैं, उसको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम इस बच्चे की और भी ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो इसलिए इनकी डिपेंडेंस अपने फैमिली मेम्बर्स या अदर जो ग्रुप है उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा ही डिफिकल्ट रूप में हमारे सामने आती है। अगर हमारी पूरी कोशिश यहाँ पर ये होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को जितना ज्यादा हम ट्रेनिंग दे सकें कि वे अपने डेली रूटीन के जो उनकी दैनिक क्रियाएं हैं, जो जहां पर उनका इस तरह की जरूरतें हैं, उसमें वो आत्मनिर्भर हो सके, या कम से कम हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अपनी मेन एक्टिविटीज को वो खुद से परफॉर्म कर सकें। उसके लिए वे अपने पेरेंट्स पर या अपने भाई बहनों के ऊपर डिपेंडेंट न रहें। नहीं तो ऐसा होता है, जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने बताया, कि अक्सर हमारे फैमिली मेंबर्स भी वो इस बात को समझते हैं कि अगर वो कहीं पर जाएंगे, घर से बाहर एक लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, तो हमारे इस बच्चे की इस तरह की नेसेसिटीज को कौन फुलफिल करेगा, किस तरह से, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है जिससे कि हमारे हर एक पेरेंट को फेस करना पड़ता है। तो हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे ऐसे बच्चे को अपनी डेली जो एक्टिविटीज हैं, उसकी नेसेसिटीज हैं, उसको कम से कम फुलफिल करने की स्थिति में उसको लाने का प्रयास किया जाए। जी स्पेशल एजुकेशन, जैसे हमने देखा एजुकेशनल क्लासिफिकेशन में हमने विभिन्न श्रेणियां देखी, वो है एजुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियल ग्रुप। इसमें स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेटर्स जो उनको ट्रेन करते हैं, उनका मेन एम्फेसिस, हम आम शिक्षा की यदि बात करें तो उसमें बच्चे को रीडिंग राइटिंग पहले दिन से सिखाई जाती है, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि उनकी सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज़, सबसे पहले बच्चा आश्रित अपने माता पिता पे होता है, और जब माता को बच्चे के लिए ही इर्द गिर्द घूमना है तो वो पूरे परिवार का ध्यान नहीं रख सकती, जिससे कि माहौल काफी स्ट्रेसफुल रहता है। और ऐसा जब पेरेंट्स आते हैं, इंटरव्यूज होते हैं या हम उनसे बात करते हैं, तब जाहिर होता है। तो मेन जो स्पेशल एजुकेशन का एम्फेसिस होता है वो होता है कि बच्चा अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में सुचारू रूप से अपने कार्यों को स्वयं कर सके और इंडिपेंडेंटली कर सके। उसके लिए यदि वो स्वयं नहीं कर सकता तो हमें स्पेशल एजुकेटर्स उसमें अडेप्टेशंस की भी बात करते हैं, और अडेप्टेशंस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अभी भी ऑब्जेक्टिव सेम रहता है, दैट इज इंडिपेंडेंस इन देयर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंस की बात करें, नेक्स्ट जो हमारा इनके लिए उद्देश्य रहता है वो होता है कि इनको सोशल, क्योंकि समाज में जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना बहुत कठिन है। यदि हम देखते हैं कि एक बच्चा है जिसका गंदा है, कपड़े गंदे पहने हैं, तो हम आम तौर पे ही आपस में भी मेरे ख्याल से हम निग्लेक्ट करते हैं। तो सोशल स्किल्स, ग्रूमिंग स्किल्स, कैसे बड़ों से बात करनी, छोटों से किस तरह से बात करनी, या जिस समय जिस चीज का वक्त है, कोई फेस्टिवल है उसके लिए विश करना है, साफ सुथरे रहना है, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, ये सिंपल बेसिक सोशल नॉर्म्स जो होते हैं वो भी हम बच्चों को सिखाते हैं। दैट इज द मेन एम्फेसिस ऑफ द स्पेशल एजुकेटर्स आल्सो। निहारिका जी, आपने बहुत अच्छी यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दिया, खास करके उनकी सोशल नेसेसिटीज या हम कहें कि कल्चरल एक्टिविटीज में भी कहीं ना कहीं उनको
कुछ परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत, उनको अवॉइड न किया जाए, इस तरह की कोशिश हमारी होनी चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर ये आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इस फील्ड में काम करने वाली एक एक्सपर्ट हैं और बहुत लॉन्ग टाइम से आप इससे जुड़ी हुई हैं, आपने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में क्या पाया है कि हमारे इस तरह के जो एमआर के फ्रेंड्स हैं उनको किस लेवल तक हम प्रैक्टिकली हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, जो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड्स की बात किया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और मैं भी बहुत अच्छे जवाब के साथ रेडी हूँ। जी, जी। मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ जो कि which is working in the field for the last 60 from 1965, तो 40 साल से अधिक हो चुके हैं। मेरा अपना फील्ड में जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी कुछ है, लेकिन मेरी संस्था में वी हैव एडल्ट्स ऑल्सो, और उसमें से एक अच्छा बहुत उदाहरण रहेगा कि हमारे यहाँ छोटा सा बच्चा आया था स्कूल में, उसने दाखिला लिया था जब वो शायद 6-7 साल का था, और आज स्पेशल ओलंपिक्स का नाम हर व्यक्ति जानता है जो कि रिहैबिलिटेशन फील्ड से जुड़ा हुआ है। नहीं, वैसे भी हमारी मीडिया ने इतना पार्टिसिपेशन किया है कि आज बहुत आदमी हम पैरालंपिक्स और इस स्पेशल ओलंपिक्स, हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर लोग जानने लगे हैं, तो निश्चित रूप से जी। तो वो आज स्पेशल ओलंपिक्स में एक कोच की तरह काम करता है, और हमारे स्कूल में और कई स्कूल्स में वो जाके बच्चों को ट्रेन करता है, और इसके अलावा उसको एक ऑनरेरियम एक हमारी संस्था भी देती है, अब हमारी संस्था स्टाइपेंड देती है उसके कार्य के लिए, और स्पेशल ओलंपिक्स भारत से उसको 4,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, और इंडिपेंडेंटली बिना किसी रोक टोक हमारे मैसेजेस जहाँ कन्वे करने हैं वो करता है। रुपए पैसे में थोड़ा सा अभी कमजोर है, लेकिन आप उसको देख के ये नहीं कह सकते कि इसमें किसी भी तरह की कोई मतलब किसी भी तरह से वो लैक कर रहा है किसी भी एरिया में। ही इज परफेक्ट। वो जो स्पेशल ओलंपिक्स कोच की तरह काम कर रहा है, तो ही टेक्स केयर एज अ लीडर, और सभी बच्चों को जब वो सिखाता है या ट्रेन करते हैं तो ही इज एक्चुअली लाइक अ लीडर, जिसको पूरे टीम को कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें उसको बखूबी आती हैं। तो दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। और सक्सेस स्टोरीज केवल यहीं पर नहीं है, अगर हम देखें तो सक्सेस स्टोरीज से भरा हुआ होगा। ऑल वी नीड इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अभी आसमा और भी हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी एक्सपर्ट निहारिका जी बता रही हैं कि उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस फील्ड में काम करने का है वो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट के साथ में है। हमारे एक्सपर्ट ने देखा है कि अपने इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने ऐसे डिफरेंट एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल को उन्होंने शो किया कि ऐसे फ्रेंड्स नॉर्मली जो एक सोसाइटी का एटीट्यूड इस तरह का रहा है कि ऐसे लोग खुद से कुछ कर नहीं सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, उसकी बजाय हमारा एक दोस्त इस तरह से न सिर्फ इंडिपेंडेंट है बल्कि अपने जैसे बहुत सारे हजारों अदर जो फ्रेंड्स हैं उनको मोटिवेट भी कर रहा है, आगे चलने की तरफ कर रहा है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे लोगों की ट्रेनिंग किस तरह से हम करते हैं और खास करके किस स्टेज से हम उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है उस इंस्टीट्यूशन की जहाँ पर कैसे लोग काम कर रहे हैं, खास करके आप जैसे स्पेशल एजुकेटर्स की, और कहीं ना कहीं उस खुद पर्सन की इस क्षमता को हमको सलाम करना पड़ेगा जिसने कि अपनी इन सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए एक नया मैं कहूँगा कि कीर्तिमान स्थापित किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में इस डिस्कशन को जारी रखेंगे।
The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर और इस समय हम उसके डिस्कशन के इस बिंदु पर हैं जहां पर कि हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए और एजुकेशनल ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए कितने प्रकार से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने बताया था कि क्लासिफिकेशन का एक हमारा खास पर्पस है कि ऐसे लोगों की एजुकेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इनको मोटिवेट किया जाए फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए हमको इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के स्टेटस किस तरह से है जिससे कि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जा सके। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारी एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। हमसे कांटेक्ट करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800112008 पर, हमारा फोन नंबर 011-265-11613 और हमारा फैक्स नंबर 011-265-11609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd
ऐट पर ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, अभी हम एजुकेशनल क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, प्लीज चर्चा आगे बढ़ाएं। जी, अभी तक हमने देखा क्लासिफिकेशंस में कि देयर इज मेडिकल क्लासिफिकेशन, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट नीड बेस्ड या नीड फॉर सपोर्ट। ये नीड फॉर सपोर्ट जैसे कि हम नाम से विदित है कि कितना सपोर्ट, कितना डिग्री ऑफ सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उस बेस पे द क्लासिफिकेशन इज डन। इंटरमिटेंट, लिमिटेड, एक्सटेंसिव एंड परवेसिव। इंटरमिटेंट जैसे कि नाम बता रहा है कि एक रेगुलर, एक कंसिस्टेंट ट्रेनिंग की या लगातार ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। बीच बीच में यदि मान लीजिए कहीं बच्चे को शिक्षा, कोई मेडिकल इंजरी आ गई बच्चे के अंदर और उसके लिए ट्रीटमेंट कराना है, सो दैट इज इंटरमिटेंट। इंटरवेंशन किया एंड द थिंग स्टॉप्स, दैट इज इंटरमिटेंट, जिसमें बच्चा बहुत अधिक डिपेंड नहीं करता दूसरे के ऊपर ट्रेनिंग के लिए। देन कम्स लिमिटेड, जिसमें थोड़ा बहुत सुपरविजन की आवश्यकता होती है, जिसमें कि घर पे भी बच्चा रह सकता है और स्कूल में भी आ सकता है, लेकिन फिर भी एक केयर की, एक सुपरविजन की उसे आवश्यकता है अपने कुछ कार्यों को करने के लिए। फिर आता है एक्सटेंसिव, जिसमें एक थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए उसको आवश्यकता है। मान लीजिए वो सुबह आ गए, बच्चा स्कूल में आया और शाम तक उसके साथ वहां पर अंडर सुपरविजन काम किया गया, सो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंसिव सपोर्ट। देन कम्स परवेसिव। परवेसिव जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन होता है, जिनको लाइफ लॉन्ग सुपरविजन की, केयर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से इसमें भी काफी लंबे अरसे तक दे नीड सपोर्ट। बिना सपोर्ट के वो अपना कार्य नहीं स्वयं कर सकते हैं। तो हम इस तरह से हमने 4 विभिन्न प्रकार की क्लासिफिकेशंस देख ली जो हमने अभी डिस्कस किया, मेडिकल, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल और नीड सपोर्ट के बेसिस पे, जो डिग्री ऑफ सपोर्ट के बेस पे क्लासिफिकेशन होती है। जी, हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन तो देख लिया। एक चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चूंकि कुछ ऐसी अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनमें कि एमआर से मिलते जुलते लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, तो क्या हम कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मार्क ऐसे हम देख सकते हैं जिससे कि हम ऐसे बच्चों को सेपरेट कर सकें कि इनकी कैटेगरी यही है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जब बच्चा छोटा होता है तो यदि वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में है तो उसको औरों की तुलना में समझ पाना और वाकई प्रॉब्लम मानसिक मंदता की है या उसको कोई और एसोसिएटेड कंडीशन है या कोई लर्निंग डिफिकल्टी है या विजन प्रॉब्लम है या वो सुचारू रूप से कॉपी करने में सक्षम नहीं है या हाथ में कोई परेशानी है, उन सब चीज़ों से उसको अलग करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इनके लिए देयर आर स्टैंडर्ड्स। आइडेंटिफिकेशन इनके अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, अपीयरेंस जो कि आम लोगों से थोड़ी सी हटके होती है। जैसे कि सामने चित्र में दिखाया जा रहा है कि ये एक कॉमन फेस है जो मेंटल रिटार्डेशन में आप डाउन सिंड्रोम, जिसकी अभी हमने 21st क्रोमोसोम ट्रिप्लिकेशन होता है, ट्रिप्लिकेशन होता है, उसकी बात की, ये वो पिक्यूलियर फेस है, ये कंडीशन है डाउन सिंड्रोम। फिजिकल अपीयरेंस ऐसे बच्चों का कुछ थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों से हट करके होता है, उसको देखने से हम समझ सकते हैं कि बच्चे के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ऐसी होती है कि आप उनको आमतौर पे आम लोगों से थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। मुंह खुला रहेगा या उनकी आईज स्लैंटिंग आईज होंगी या प्रोट्रूडिंग टंग होगी या मतलब चबी, थोड़ा चबी होते हैं। सो दैट वे यू कैन फाइंड आउट एंड डिफरेंशिएट between regular students with mental retardation. Then comes delayed milestones. Milestones ये एक दूसरा ऐसा आइडेंटिफिकेशन का पैरामीटर है। चित्र में साफ दिखा रहे हैं कि बच्चा जब स्टार्ट करता है तो वो क्रॉल करता है, धीरे धीरे वो सीटिंग पोजीशन में आता है, उसके बाद द चाइल्ड ट्राइज टू स्टैंड एंड देन द चाइल्ड ट्राइज टू टेक फ्यू स्टेप्स, फिर वो पूरी तरह से कुछ एक स्टेप्स लेता है, भागता है, दौड़ता है, जंप करता है। तो ये एक फिजिकल पैरामीटर्स
मार्कर्स हैं माइलस्टोन्स के। इसके अलावा यदि हम और देखें तो बात करने में या लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी स्टेजेस के थ्रू होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो कूइंग और गर्गलिंग जैसे कूज और गर्गल्स ज्यादा बच्चे में देखे जाते हैं। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसमें बाबा बाबा पापा पापा इस तरह के जो बैबलिंग जिसे हम कहते हैं वो मानी पाई जाती है। देन कम्स सिंगल वर्ड्स आते हैं। सिंगल वर्ड्स में पापा मम्मा ये सीखता है। धीरे धीरे वो फ्रेज लेवल तक जाता है, दो शब्दों को कंबाइन करके बोलना सीखता है, उनका अर्थ सीखता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करता है और उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस लेवल पर वो जाता है। तो इस तरह से हर एक डेवलपमेंट, इसी प्रकार से मोटर डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट है, सारे डेवलपमेंट्स एक पैटर्न में होते हैं, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इनमें ये देखा गया है कि जो एक नॉर्मल बच्चे का जो डेवलपमेंटल पैटर्न होता है उससे इनमें डिले होता है। हो सकता है एक आम बच्चा 3 महीने में अपने सिर को संभाल सकता है, तो चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन में टेक अ लिटिल लॉन्गर देन दैट। हो सकता है उसको सिर में संभालने की ज्यादा दिन लग जाए और वो भी उसमें थेरेप्यूटिक इनपुट की आवश्यकता हो अपने सिर को प्रॉपर तरह से संभालने के लिए, या बैठने के लिए लगभग 3 से 4 महीने तक बच्चा, 6 महीने तक एट द मोस्ट बच्चा बैठना सीख जाता है थोड़ा सा सपोर्ट के साथ। तो हो सकता है दे मे टेक एन ईयर टू सिट। तो ये चीजें थोड़ी सी लेट होती हैं। Apart from that, the other parameters are they have impaired cognitive abilities. इनकी cognitive abilities, जीवन में हम जो भी कार्य जुड़ा हुआ करते हैं जो हमारे इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ होता है, that needs cognition, तो इनका जो सब एवरेज इंटेलिजेंस है उसके वजह से इनका impairment होता है cognitive abilities में। Then they have पुअर मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट भी इनका पुअर है, जैसे मैंने अभी डिटेल में स्टेजेस आपके साथ डिस्कस किए कि वो एक स्टेजेस है जिसके बाद दूसरा पैटर्न आता है और उसको हम एक क्रॉलिंग के सीधे बाद बच्चा खड़ा होना नहीं सीख जाएगा। सो देयर इज अ सेट पैटर्न जिसके थ्रू उसको आगे चलना पड़ेगा। सो मोटर डेवलपमेंट पुअर होता है। फाइन मोटर, मोटर में 2 तरह के एस्पेक्ट्स आते हैं। दैट इज फाइन मोटर जो हमारे फिंगर मूवमेंट्स, फिंगर पेस्टिंग, उसको जिसमें ग्रास्प्स आती हैं तरह तरह की, जो हम किसी चीज को उठाने में पामर ग्रास्प है, पिंसर ग्रास्प है, ट्राइपॉड ग्रास्प है। ये जो पेन हम पकड़ते हैं उसमें एक ट्राइपॉड ग्रास्प की आवश्यकता होती है, तो दैट इज एक्चुअली पुअर। देन डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। दैट इज व्हाट, अगर एक बच्चा आम जो पैदा होते ही कूज एंड गर्गल्स करता है या बैबलिंग अपने समय पर शुरू कर देता है 3 से 4 महीने पे, हो सकता है कि अ चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन में टेक मोर टू इवन बैबल, या उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़े बैबलिंग के लिए भी, या कुछ भी वर्ड सिखाने के लिए, या कोई भी साउंड सिखाने के लिए, साउंड डिस्क्रिमिनेशन के लिए। इनएडिक्वेट सोशल स्किल्स होते हैं, क्योंकि वो हम मैन एज अ सोशल एनिमल, हम ये सब जानते हैं। हम आधी से ज़्यादा सोशल स्किल्स को सीखते हैं जब हम अपने आसपास के समाज को देखते हैं और वहाँ से हमें समझ में आता है ये कार्य, अगर एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमें मिलता है तो हमें लगता है ये कार्य अच्छा है। एक छोटा बच्चा है, यदि वो एक बहुत अच्छा कार्य करता है और पेरेंट्स से उसको एक पैट मिलता है बैक पे, देन द चाइल्ड अंडरस्टैंड दिस इज अ गुड वर्ड। और यदि उसको उस बात पे डांट मिलती है तो उसको लगता है कि ये सही कार्य नहीं है। तो कहाँ से पिकअप करता है वो? अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, और जब वो अपने आप से अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इस्तेमाल करके उनको यूज करता है। बट हियर द चाइल्ड इज ऑलरेडी इम्पेयर्ड इन कॉग्निटिव एबिलिटीज बिकॉज ऑफ सब एबनॉर्मल इंटेलिजेंस। इस वजह से उसकी सोशल स्किल्स भी अफेक्टेड रहती हैं। लैक ऑफ सेल्फ केयर या डेली लिविंग स्किल्स हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़े होने लगता है तो माता पिता उसको उसके दैनिक जीवन के कार्य क्रियाकलापों के लिए खाना पीना इंडिपेंडेंट धीरे धीरे करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये अपने एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो उनकी होती हैं उसमें भी दे लैक बिहाइंड द अदर चिल्ड्रन, एंड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद ट्रेनिंग। देन लैक ऑफ सेल्फ डायरेक्शन। लैक ऑफ सेल्फ डायरेक्शन से अर्थ है कि यदि हमारे पास समय है या हम कोई चीज़ आगे के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपनी एक प्लान बनाते हैं, हमारी एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है। या बच्चे आप यदि हम बच्चों की बात करें स्कूलों में जो जाते हैं तो उनके पास एक पर्पस है। हालांकि अ चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन नीड्स टू बी गिवन इनपुट अबाउट,
उसको इनपुट की आवश्यकता होती है कि नेक्स्ट व्हाट, और अदरवाइज अगर वो एंगेज भी रहते हैं तो थोड़ी पर्पसलेस एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं जो मीनिंगफुल उतना नहीं होती हैं। देन इनएडिक्वेट हेल्थ एंड सेफ्टी स्किल्स, उनको हेल्थ और सेफ्टी स्किल्स भी इनएडिक्वेट होती हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है कि ऐसे करने से इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो गर्म चीज़ों को छू लेना है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हाथ डाल देना है, ये उनको नहीं मालूम। और हो सकता है कि यदि वो हायर फंक्शनिंग ग्रुप में आता है तो बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीख ले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ लाइक कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीख पाता है और उसको ट्रेन करना पड़ता है इवन फॉर दीज कॉमन डेंजर्स। और यदि चोट लग गई तो उसका सिंपल फर्स्ट एड क्या होता है या हमें किस प्रकार के उसके लिए स्टेप्स करने होते हैं, दैट नीड्स टू बी टॉट। सो दे डू नॉट हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेफ्टी स्किल्स, या उन्हें किस प्रकार से स्वयं का बचाव करना है, उन कौशलों का विकास आवश्यक होता है। दे लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन इसलिए लैक करते हैं क्योंकि जीवन में हम पढ़ाई करते हैं कि हम आगे चल के अच्छे नंबर्स लेके पास होंगे, हमें अच्छी एक नौकरी मिलेगी। बच्चों को आगे पढ़ना होता है जिससे कि उनके आगे का जीवन सुचारू रूप से चले, वो एक अच्छे जॉब में आए, एक अच्छी पोजीशन पे आए, डेजिग्नेशन अच्छी हो। फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन ये कठिन होता है क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं पाना मतलब आसान नहीं होता उनके लिए कि आगे क्या, जीवन में आगे वो क्या करेंगे। दैट प्लानिंग इज नॉट देयर इन देम। दैट इज वाई कोई भी कार्य करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दे लैक, क्योंकि जो भी बताया जा रहा है दैट इज बीइंग टोल्ड बाय द केयर टेकर, टीचर्स, पेरेंट्स, ये अब करना है, ये अब करना है। तो थोड़ा सा चॉइस देने की बात आती है, उनको भी मौका देना है, अपॉर्चुनिटी देनी है। they lag behind, they lack motivation basically because of that, क्योंकि आगे के लिए एक एम सुनिश्चित नहीं है, ना उस चीज को वो बना पाते हैं। डिफिकल्टी इन लीजर एंड वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, लीजर या वर्क से रिलेटेड एक्टिविटीज में भी परेशानी इसलिए रहती है कि खाली समय है, अगर हमारा अपना इंटरेस्ट है तो बच्चा ड्राइंग करता है, कॉमिक्स पढ़ता है, टेलीविज़न देखता है, डांस, ड्रामा, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है वो करने में सक्षम रहता है। लेकिन यदि लीजर टाइम है तो हाउ डू दे हैव टू पास देयर टाइम, या अपने टाइम को किस तरह मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में उन्हें यूटिलाइज करना है, दैट बिकम्स रियली डिफिकल्ट विद द चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। और ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिक क्षमता की वजह से ही होता है, जहाँ पर कि वो अपने फ्यूचर से रिलेटेड कोई प्लान नहीं बना पाते हैं, या अपने इस तरह के एंटरटेनिंग टाइम को किस तरह से बेटर ढंग से यूटिलाइज कर सकें, किस तरह से उसको प्रोडक्टिव बनाएं, या अपने ज़्यादा मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए यूज़ करें। ये उनकी अक्षमता जो है यहाँ पर सामने आती है। जी हाँ जी। इसके अलावा यदि हम देखते हैं, देयर आर 6 सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें जो हमने पहले डिस्कस किया उसको थोड़ा सा और सिंपल वर्ड्स में हम बता रहे हैं यहाँ पे। मेन एरियाज जो हैं वो है ग्रॉस मोटर, देन फाइन मोटर, देन कॉग्निटिव, देन लैंग्वेज, देन सेल्फ केयर, इमोशनल एंड सोशल। किसी भी व्यक्ति के एक कंप्लीट विकास के लिए ये 6 एरियाज बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंस रखते हैं उसके जीवन पर। हम इनके बट विद चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम दैट दे मे सिट अप, क्रॉल और वॉक लेटर देन अदर चिल्ड्रन। ये आपका ग्रॉस मोटर के एरिया में आ जाता है, दैट इज लैकिंग बिहाइंड। दे लर्न टू टॉक लेटर और हैव ट्रबल स्पीकिंग, ये दिस कम्स अंडर द लैंग्वेज एरिया। ये या तो देर से बोलना सीखते हैं या बोलने में ही इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फाइंड इट हार्ड टू रिमेंबर थिंग्स, उनको किसी भी चीज़ को याद रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इनको रिपीटेटिव ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है जिसमें रोज उन्हीं चीज़ों को दोहराया जाए, क्योंकि रिमेम्बरेंस या रिटेन करना इंफॉर्मेशन को दे हैव डिफिकल्टी इन। This comes under the cognitive domain, which we are highlighting on the right hand side. Then they do not understand how to pay for things, मतलब financial aspects का उनको ज्ञान नहीं है, और किसी भी चीज़ को जो उन्होंने खरीदा उसके लिए उनको पेमेंट देनी है या लेनी है, कितना वापस लेना है, पैसा कितना वापस लेना है, monetary transaction is very difficult. This again is coming under the cognitive domain. Then they have trouble understanding social rules.
सोशल रूल्स सोशल इमोशनल डोमेन के अंदर में आता है, क्योंकि उनको नियम नहीं पता। एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि हम अधिकतर समय में सीखते हैं जब हम अपने आसपास के समाज में देखते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या अनएक्सेप्टेबल है, तो उसके आधार पे ही हम अपने आगे का व्यवहार डिसाइड करते हैं और समझ के करते हैं, विच इज लैकिंग बिहाइंड इन दीज चिल्ड्रन। दे हैव ट्रबल सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। हमें पता है कि ये करने से अभी ये होने वाला है, या यदि मैं क्लास में उठ के शोर मचाऊंगा तो टीचर मुझ पर नाराज होगी या मुझे क्लास से बाहर निकाल देगी। फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन ये डिस्क्रिमिनेट कर पाना कि उनके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, ये बहुत ही कठिन हो जाता है, और इसी वजह से ज़्यादा तौर पे इनको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती हैं। दिस बिकम्स कॉमन इन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। Then comes they have trouble solving problems. प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यदि मान लीजिए उन्हें अपने घर से अपने स्कूल तक जाना है, अभी बस छूट गई है, तो फिर अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत ही आसानी से हमारे आपके दिमाग में आ जाते हैं ना, बस छूट गई, या तो दूसरी बस लेनी है या घर वापस जाना है। यदि मुझे स्कूल की बस पिकअप करनी है, आई हैव टू रिपोर्ट टू द पेरेंट्स, देन फाइंड अ वे टू रीच द स्कूल। बट दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफ दे आर चलते चलते चप्पल टूट गई, what will be our reaction? And the child with mental retardation may find it really difficult to work out the solution to this problem. या बारिश अचानक आ गई है, छाता होते हुए भी छाते को खोल के अभी लगाना है, ये अंडरस्टैंडिंग भी it has to be imbibed in the child when we are giving them training. So these are the areas which need a special emphasis. Then they have trouble thinking logically. लॉजिकल वे में किसी भी प्रकार को सोच पाना, या इसका कॉन्सिक्वेंस या इसके बाद नेक्स्ट क्या, लॉजिकल स्टेप्स में सोच पाना किसी भी चीज को इनके लिए कठिन होता है। और ये जो हमने डिस्कस किया वो मेन इस पे चलने से पहले हम उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की भी यदि बात करें, बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स, मेनली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम डिवाइड करते हैं फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने पहले जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए उनको 3 मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। वन इज फिजिकल, जो कि ऊपर तौर से देख के समझा जा सकता है। सेकेंड इज मेंटल और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, देन द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द फॉलोइंग। अभी तक हमने जितनी भी बात की, हम ये एक शॉर्ट एक स्टोरी कह लीजिए या एक छोटा सा एग्जाम्पल कह लीजिए, हमने मेंटल रिटार्डेशन के बारे में जो बात की, हमने उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, हमने उनके लेवल के बारे में बात की, और वो किस प्रकार का उनका डेली रूटीन में उनका क्रियाकलाप होता है उसके बारे में बात की, तो उसको हम इस एग्जाम्पल से भली भांति समझ सकते हैं। विष्णु इज अ बॉय हु इज 20 years old. Since childhood, he has remained at home because he needs help for bathing and dressing. He wanders within the village and most of the time returns home on his own. Sometimes he gets lost and is brought home by any villager who sees him. He does not speak except for a few words and smiles at people when they try to speak to him. He loses the money given to him. Occasionally he has fits. His right arm and leg are little stiff and drags his leg as he walks. इसके आधार पे यदि हम अब समझें विष्णु के बारे में, तो हम देख सकते हैं कि he had no exposure to schooling, उसको स्कूलिंग का कोई एक्सपोजर नहीं है, depends on others for his daily routine course,
वो डेली रूटीन कोर्स के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है, एज वी डिस्कस्ड इन द एग्जाम्पल फॉर बेदिंग. ही रोम्स अराउंड विदाउट एनी पर्पसफुलनेस नहीं है, वो ऐसे ही गांव में घूमता रहता है. ही डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज होम, वो अपने घर को पहचान नहीं पाता है, तभी उसको कई बार विलेजर्स को छोड़ने आना पड़ता है. स्पीक्स ओनली फ्यू वर्ड्स, कुछ ही वर्ड्स को बोलता है. और डज नॉट मेंटेन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन. मीनिंगफुल कन्वर्सेशन यदि आप उससे बातचीत करें तो आप जो पूछ रहे हैं उसी का सही जवाब दे पाए, इसमें वो समर्थ नहीं है. नीड्स मेडिकल अटेंशन एंड एक्सरसाइजेस, और उसको थेरेपीज की या मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है, क्योंकि वो चलते समय ड्रैग करता है अपने फीट को. तो हम इन चीज़ों को जब देखते हैं तो हम पहले किया हुआ डिस्कशन बेसिकली उन चीज़ों के साथ रिलेट कर पा रहे हैं जो हमने प्रीवियस इस प्रोग्राम में प्रीवियसली डिस्कस किया. यहाँ पर खास करके आपने जो बताया कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कि एक कॉमन आईक्यू वाली यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अपने ही घर पे वापस न लौट पाना, या आपने एक एग्जांपल के थ्रू जो बताया कि ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ पर कि उनको नेक्स्ट स्टेप क्या है. एक सामान्य बच्चा होता है कि अगर स्कूल बस मिस कर जाती है तो उसको पता रहता है कि चलिए कोई बात नहीं, हम ऑटो रिक्शा करके चले जाते हैं, या अपने फादर को इन्फॉर्म कर देते हैं, वो अपने आकर के बाइक से या कार से हमको स्कूल तक छोड़ देते हैं. इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे ऐसे बच्चों में देखने को मिलती है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट बता रही हैं कि जो हमारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक हम स्टैंडर्ड के रूप में इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि इनके फिजिकल अपीयरेंस जो है कुछ नॉर्मल बच्चों से कुछ डिफरेंट होती है. उनके जो कॉमन बिहेवियर्स होते हैं, जैसा कि उन्होंने एक एग्जांपल लेकर के बताया, इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं जो ऐसे छात्र जो होते हैं उनको प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं डालते हैं. अब इस तरह से कौन से अदर इनमें फैक्टर्स हैं जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर और इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके किस तरह से हम ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जिससे कि उनके लिए एक अच्छे प्रोग्राम को बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। नोट करिए हमारे नंबर जिन पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-11-2008, हमारा फ़ोन नंबर 011-265-11613 और हमारा फैक्स नंबर 011-265-11609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, अभी इसके पहले हमने बहुत कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा है कि डिफरेंट तरीके से हम ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम किस तरह से समझ सकते हैं? जी, हमने बात की 3 मुख्य प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें कि फिजिकल आते हैं, देन मेंटल आते हैं, कॉग्निटिव और बिहेवियरल आते हैं। वील डिस्कस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल में जैसे कि है कि अपीयरेंस के आधार पे इनकी फीचर्स विदित होते हैं, जिसमें कि हाइड्रोसेफली आता है। हाइड्रोसेफली इसमें सिर बड़ा होता है। माइक्रोसेफली छोटा सर, माइक्रो मतलब छोटा, सिर छोटा होता है बच्चे का, बालक का। थिक फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स काफ़ी छबी होती हैं, थिक होती हैं। आंखें मून शेप्ड होती हैं, मून शेप्ड आईज, स्लैंटिंग आईज, शॉर्ट नोज, ओपन माउथ। होर्स वॉइस होती है, आवाज़ में एक होर्सनेस होती है, भारीपन, थोड़ा सा होर्स वॉइस होती है। शॉर्ट एंड स्टाउट इन नेचर, और इनकी जो हाइट होती है वो थोड़ी सी कम होती है। दे आर शॉर्ट एंड स्टाउट, थोड़े से भरे हुए शरीर के, स्टाउट होते हैं। देन मेंटल या कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम देखें तो बच्चों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। एक ही कार्य को बहुत देर तक वो कर पाने में समर्थ नहीं होते। थोड़ा सा उन्हें चेंज चाहिए, बहुत देर। यदि एक एक्टिविटी को पूरा होने में आधा घंटा लग रहा है तो आधे घंटे तक वो एक एक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। दे हैव पुअर मेमोरी, मेमोरी पुअर होती है इनकी, तो इसलिए रिटेन नहीं कर पाते हैं, किसी भी उसके स्टेप्स को रिटेन नहीं कर पाते हैं। इनमें आर्टिकुलेशन एरर्स होती हैं। आर्टिकुलेशन मतलब बोलने में वॉइस साउंड गलत प्रकार से भी आर्टिकुलेट कर सकते हैं ये। किसी को रा को ल बोल देंगे, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। देन कम्स लैक इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, पुअर एट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में इनको कठिनाई होती है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं जिनमें कि सीधा हमें जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, खट्टा क्या है? नाउ द चाइल्ड मे टेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज खट्टा। या सपोज हम बात करते हैं कि भाई संडे क्या होता है या हॉलीडेज क्या होती है, तो वो उसको रिलेट करता है बच्चा किसी सिंपल चीज के साथ कि जिस दिन सभी लोग घर पे होते हैं, जिस दिन सभी लोग ये मूवी आती है या चित्रहार आता है, किसी एक प्रोग्राम के साथ रिलेट कर देगा और तब समझ पाएगा कि क्या संडे है। बट पिटी क्या है, दया क्या है, या फ्रेंडशिप क्या है, या इमोशंस को, या इन चीज़ों को जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ज़रूरत है, कुछ हमें उसमें कॉग्निशन का इस्तेमाल करने पड़ेगा, उसमें उसको समझने में कठिनाई होती है। इसके अलावा दे आर बिहाइंड देयर नॉर्मल पीयर्स। अपने जो आम एक बच्चा स्कूल में दाखिला 4 साल में पा जाता है, इन्हें 4 साल में दाखिला मिलना बड़ा मुश्किल होता है। वो भी रेगुलर स्कूल्स में दाखिला मिलना उतना ही मुश्किल है, और स्पेशल स्कूल्स तक भी यदि बच्चा पहुंच पाए तो एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पेरेंट्स आर नॉट अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स में भी कंडीशन को लेके, और वो सही जगह नहीं पहुंच पाते। यदि अवेयरनेस है भी तो सबसे पहले यदि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो माता पिता डॉक्टर्स के पास भागते हैं।
डॉक्टर्स कई बार उनको यदि सही इंटरवेंशन या सही रिकमेंडेशन नहीं दे पाते कि उनको कहाँ फर्दर कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए, क्या सही जगह होगी उनकी, देन द पेरेंट्स कम वेरी लेट टू स्कूल। तो वो अपने आम पियर्स से, चाहे आप एकेडमिक स्किल्स की बात कर लीजिए, चाहे आप सोशल स्किल्स की बात कर लीजिए, वो काफ़ी पीछे रहते हैं। देन दे आर पुअर इन हायर इंटेलेक्चुअल एक्ट्स। पुअर इन हायर इंटेलेक्चुअल एक्ट्स यदि हम समझना चाहें तो इट इज़ लाइक यदि हमें आगे के लिए, यदि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको आगे के लिए पढ़ाई करनी है क्योंकि नंबर्स अच्छे लाने हैं उनको और आगे चल के एक बड़ा आदमी बनना है। नाउ दे डू नॉट हैव द कंसेप्ट ऑफ दीज थिंग्स, सो तो वो हायर गोल्स बनाने के लिए जीवन में समर्थ नहीं होते हैं, जिससे उन्हें कठिनाई होती है। देन कम्स द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मोटिवेशन की इन्हें प्रॉब्लम है, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में अपने पिछली स्लाइड्स में। देन दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लैक करते हैं क्योंकि किसी भी कार्य को करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, तो जब दूसरों को देखते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। लैकिंग इन फॉर्म्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो एक फ्रेंड्स बनाता है अपने, पहले उसका पेयर ग्रुप होता है आस पड़ोस में, जहाँ नेबरहुड में फ्रेंड्स बनाता है, स्कूल में फ्रेंड्स बनाता है। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड हैपन्स विद फ्रेंड्स, उसका प्ले उसी के साथ होता है। तो दीज काइंड ऑफ एक्ट्स आर लिमिटेड एंड दे लैक इन सच कैरेक्टरिस्टिक्स। Self-injurious behavior. Sometimes it is observed that क्योंकि इनमें मोटिवेशन की कमी है और दूसरा इनको ये समझ पाने में कि now how do we utilize the energy, जो उनके अंदर भी एनर्जी है, दैट इज जस्ट इक्वलेंट टू अनदर पर्सन ऑल्सो। ये नहीं है कि वो ही इज अ चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन तो उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है जितना कि दूसरा आम बच्चे के अंदर होगी, लेकिन फिर भी इनमें एनर्जी है, लेकिन उसको कहाँ निकालना है, कहाँ उसका सही इस्तेमाल करना है मीनिंगफुली, दैट इज नॉट नोन टू देम। तो इसकी वजह से वो अपने ही चीज़ों में लिप्त रहते हैं, या सेल्फ इंजर कर लेंगे खुद को, या सर पटक पटक लेंगे डेस्क के अगेंस्ट या वॉल के अगेंस्ट, या खुद को काट लेंगे। तो इस तरह का बिहेवियर इज नॉट बिकॉज दे वांट टू हर्ट देमसेल्व्स, बट इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ स्टिमुलेशन जो कि उनको चाहिए होता है, बिकॉज एनवायरमेंट इज ऑल्सो नॉट प्रोवाइडिंग देम विद द राइट काइंड ऑफ स्टिमुलेशन। Then comes engage in repetitive behavior. Repetitive behavior बहुत देर तक एक ही तरह से आगे पीछे होते रहना, मतलब जर्की मूवमेंट्स में एंगेज रहना, या सिर हिलाते रहना, या हाथ एक ही दिशा में उसको हिलाते रहना। इस तरह के कई मूवमेंट्स हैं, या हेड को एक कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में उसको शेकअप करते रहना। इस तरह की बहुत सी रिपीटेटिव बिहेवियर्स हम बच्चों में ऑब्जर्व करते हैं। Then they are below average in imagination and creative thinking, and because of their subabnormal intelligence, they are actually in imagination, मतलब thinking for something for the next is actually lacking in them. और creatively किसी भी कार्य को सोच पाना या innovatively कार्य को सोच पाना is little difficult for them. So these consist the behavioral characteristics. जी, यहाँ पर हमने बहुत सारे बिहेवियर्स को यहाँ पर देख लिया कि ऐसे हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं जो एमआर से अफेक्टेड हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलती हैं, जिसके बेस पर हम इस बात को सर्टेन कर सकते हैं कि इस पर्सन में एमआर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक चीज़ जानना और भी ज़रूरी है कि क्या एमआर के कुछ अलग टाइप्स हो सकते हैं, जिनके टाइप्स में कैटेगराइज करके हम इस बात को समझ सकते हैं? जी हाँ, बेसिकली टाइप्स एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा वर्ड है। बहुत बार लोग इस चीज़ में परेशान रहते हैं कि इज इट क्लासिफिकेशन है कि लेवल ऑफ रिटार्डेशन है कि ये टाइप्स है। और आप बहुत से अगर पुस्तकों को भी रेफर करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कहीं आपको टाइप्स के अंतर्गत सेम द क्लासिफिकेशन इज मेंशन। सो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन जो कि इस समय पढ़ाई कर रहे हैं या किसी के बारे में समझ पाना। लेकिन फिर भी बहुत से उसमें एक क्लिनिकल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन का रेफरल दिया गया होता है। सो दे आर द मेन clinical types of mental retardation. We can discuss them at length in this session. The main common clinical types of mental retardation are mongolism,
then cretinism, microcephaly, hydrocephaly, phenylketonuria, amyotrophic idiocy, tuberous sclerosis, X-linked mental retardation. Mongolism. In Mongolism, they are short in stature with small round heads. They have short necks, उनको slanting almond shaped eyes, short flat noses, deep voice and problem in motor coordination. अगर हमें मंगोलिज्म के बारे में ही हम बात करते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट ने इस चीज़ को अपने प्रोग्राम में पहले भी इस चीज़ पर बताया है कि हमारे ऐसे फ्रेंड्स जो जिनके अंदर में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो थोड़ी सी कॉमन जो हमारे बच्चे होते हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। चाहे उनके आइज़ के शेप के बारे में बात करें या नोज़ के बारे में बात करें या उभरा हुआ सा शेप, थोड़ा सा बल्कि दिखते हैं, तो इस तरह के कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स होते हैं जिनको देख करके, जिनको समझ करके हम इस बात पर सर्टेन हो सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम्स है। लेकिन इस प्रॉब्लम्स के बेस पर एक जो उनके टाइप्स की कैटेगराइज करना कि किस टाइप में ऐसे हमारे बच्चे आ रहे हैं, उस बात को समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। खास करके जैसा कि हमने प्रोग्राम में पहले भी बताया कि ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनके लिए जो एक हम प्रोग्राम बना करके जिससे कि इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी धन्यवाद। मंगोलिज्म के बाद हम बात करते हैं क्रेटिनिज्म की, जिसमें आता है कि दिस रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ थायराइड डेफिशिएंसी। थायराइड एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी डेफिशिएंसी से क्रेटिनिज्म की कंडीशन होती है। तो इनके जो फीचर्स होते हैं वो ड्वार्फ लाइक होते हैं, मतलब ड्वार्फ मतलब छोटे, कद में छोटे होते हैं। कोर्स और थिक स्किन होती है, बहुत ही रफ और मोटी चमड़ी के होते हैं। शॉर्ट एंड स्टबी एक्सट्रीमिटीज़, मतलब इनके हाथ, पाम्स और फुट जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, आमतौर पे जितने सामान्य से कम होते हैं। और स्टबी मतलब बहुत अधिक उसमें थोड़ा मोटे होते हैं। दे हैव मोर फ्लैश, दे आर मोर चबी। देन दे हैव abundant hairs मतलब उनके शरीर पे बाल सामान्य से अधिक होते हैं। फ्लैबी ईयर्स मतलब कान उनके फ्लैपी होते हैं। प्रोड्रूडिंग एब्डोमेन, पेट आगे की तरह निकला हुआ होता है। एंड दे फेल्योर टू मैच्योर सेक्सुअली, और सेक्सुअली ये मैच्योर नहीं हो पाते हैं। क्रेटिनिज्म के यदि देखा जाए तो क्रेटिनिज्म बहुत हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं यदि सही समय पर हम उसकी जांच हो जाए और ये डायग्नोज हो जाए कि द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम क्रेटिनिज्म। द अर्लियर द बेटर। तो इसमें यदि सही प्रकार से डाइट कंट्रोल हो या थायराइड के इंजेक्शंस या मेडिसिनल सप्लीमेंट्स दिए जाएं तो इसको काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। देन कम्स माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली के अंतर्गत जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, स्मॉल हेड, दैट इज फेलियर ऑफ द क्रेनियम टू अटेन नॉर्मल साइज। क्रेनियम जो होता है वो अपना नॉर्मल साइज जो होता है उसको अटेन करने में समर्थ नहीं हो पाता है, जिसका रिजल्ट होता है माइक्रोसेफली, और इसके आधार पे मेंटल रिटार्डेशन होता है। इसमें जो हेड की सरकमफ्रेंस होती है वो 17 इंच से अधिक हो पाना बहुत ही कठिन होती है। 17, और नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स के जो हेड सरकमफ्रेंस होती है वो 22 इंची होती है, और इनकी 17 तक भी पहुंच पाना थोड़ा कठिन होता है। स्ट्रेचर इनका शॉर्ट होता है और कोन शेप्ड स्कल होता है। मतलब आप देखते ही फीचर्स में समझ जाते हैं कि बच्चे का सिर छोटा है और वो अलग ही दिखाई देता है। हाइड्रोसेफली, हाइड्रो मतलब सिर बड़ा होता है। सिर बड़ा होता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विद द क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड होता है जो हमारे सिर के आसपास, क्रेनियम के आसपास होता है, लेकिन ये एक अधिक मात्रा में जब होता है उसकी वजह से जो बालक का सिर है वो जितना नॉर्मल होता है उससे अधिक बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें वेंट्रिकल्स एनलार्ज्ड हो जाते हैं।
और हाइड्रोसेफेली का यदि समय पर उसको देख लिया जाए, उसके लिए डायग्नोसिस हो जाए, तो स्टंट लगा के उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस उम्र में उसको स्क्रीन आउट किया गया है और प्रॉपर इंटरवेंशन मिलने के आधार पर। माइक्रोसेफेली के लिए हम अधिकतर देखते हैं कि उसका कोई ऐसा अभी तक मेडिसिनल वो लेके या थेरेपीज करके या कोई सर्जरी करके उसका कोई उपचार अभी तक समक्ष नहीं आ पाया है। Phenylketonuria or PKU. Genetic base, this has a genetic base and is assumed to be transmitted through a recessive gene carrying metabolic disorder. ये एक प्रकार का metabolic disorder है जो हम पहले भी देख चुके हैं। जी हाँ, कर चुके हैं। metabolic disorder हमने पहले भी बात किया था, तो उसमें ही हमने देखा कि ये इसका बेस जो होता है phenylketonuria का, ये एक genetic base होता है और ये एक recessive gene, there is a dominant gene and there is a recessive gene. recessive gene में क्या होता है कि फीचर्स dominantly शो नहीं करते हैं, लेकिन वो कैरियर होता है, और डोमिनेंट जीन में फीचर्स शो करते हैं और उसके अंदर वो गुण होते हैं, हालांकि दिस इज अ कैरियर। ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइलएलानिन, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है कि फिनाइलएलानिन करके एक अमीनो एसिड होता है जो कि प्रोटीन अमीनो एसिड होता है, उसकी अधिकता हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जो कि उसको ब्रेक करता है और उसको एक सही प्रोपोर्शन में रखता है। बट हियर व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दैट एंजाइम फिनाइलएलानिन ब्रेक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो अधिकता में पाया जाता है, जिसके कारण जितना भी डैमेज होता है वो मस्तिष्क को पहुंचता है फिनाइलएलानिन की अधिकता के कारण। और इसमें जो मेन फीचर्स हैं वो देखे जाते हैं वॉमिटिंग या इन्फिनिट एक्जिमा, या मतलब स्किन में खराशें या इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सीजर्स, फिट्स आते हैं, मोटर इन कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक प्रकार से चलने फिरने में इसमें समस्या आ सकती है, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन में समस्या आ सकती है, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। बट दिस कैन बी ट्रीटेड, इसको ट्रीट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है यदि समय पर इसका ज्ञान इंटरव्यू कर लिया जाए। तो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट जो बता रही हैं, ये मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जिनको कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए, ऐसे बच्चों के लिए प्रोग्राम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पर खास करके इस पॉइंट को जहाँ पर इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा एक कहें कि पॉजिटिव इफेक्ट के साथ में है, क्योंकि ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हैं जहाँ पर कि उनको क्लिनिकली या मेडिकल टर्म्स में उसको एक कहें कि उसका सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। और इसलिए ऐसे केसेस को समझ करके यहाँ पर जो हम टाइप्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसीलिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि इस तरह के केसेस को समझ करके उसको सॉल्यूशन उसका फाइंड किया जा सकता है। निश्चित रूप से अगर हम इस तरह के सॉल्यूशन को लेट और अर्लियर, बेहतर तो हो कि जितना अर्ली हो जाए, लेकिन अगर जब भी है तो उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन फाइंड करके कम से कम इस तरह की प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और ऐसे बच्चों के लिए एक ज्यादा हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाया जा सकता है। जी, ये बिल्कुल सही है। जैसे हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले भी बताया कि क्लासिफिकेशन शुड बी फॉर हेल्दी रीजंस। इसी प्रकार से टाइप्स, हम वेरियस टाइप्स, उनके फीचर्स डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो सही इस्तेमाल है वो उनके लिए बेटर प्रोग्रामिंग और बेटर इंटरवेंशन के लिए है। और डेफिनेटली इन चीज़ों को हमें आगे के उनके लिए कैसे और बेहतर चीज़ों को किया जाए तो रिसर्च का भी बेस होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च जब तक नहीं होगी तब तक ये नहीं समझ पाना संभव होगा कि इसके लिए क्या बेस्ट इंटरवेंशन पॉलिसी है, क्या है, फैक्टर क्या है, उसको समझना बहुत अधिक मुश्किल हो जाएगा। देन देयर इज एमेरेटिक इडियोसी। ये एक दिस इज अ रेयर हेरिडिटरी डिसऑर्डर ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। ये फिर से मेटाबॉलिज्म से ही जुड़ा हुआ है और एक रेयर कंडीशन है जो कि फैट मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई है। इसके अंदर बच्चे में मस्कुलर वीकनेस, मतलब मसल्स की वीकनेस डेवलप हो जाती है और वो अपना नॉर्मल पोस्चर, हम इरेक्ट बैठ पाते हैं क्योंकि हमें एक सपोर्ट मिला हुआ है, हमारे हड्डियों का, ढांचों का और मसल्स का सपोर्ट है, सो वी आर एबल टू सिट इरेक्ट, वी आर एबल टू वॉक, डू ऑल द वर्क्स। बट हियर बिकॉज ऑफ द मसल
वीकनेस, जो एक नॉर्मल पॉस्चर होता है उसको मेंटेन करना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। लॉस ऑफ एबिलिटी टू ग्रास्प ऑब्जेक्ट्स को ग्रास्प कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए जो एक स्ट्रेंथ चाहिए मसल्स में, दैट इज लेस। विजुअल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं विच लीडिंग टू प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस। विजुअल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो कि आगे चल के ब्लाइंडनेस में परिवर्तित हो जाती हैं। फिट्स, इनको भी फिट्स का प्रॉब्लम इनके साथ भी देखा गया है। ये बेसिकली 2 प्रकार की होती है और ये बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इनका जीवन काल नहीं होता है। एक तो एम्यूरेटिक इडियोसी होती है इन्फेंटाइल स्टेज में और एक होती है जुवेनाइल स्टेज में। तो जो इन्फेंटाइल होती है वो 6 महीने तक उसके लक्षण समझ में आने लगते हैं और 2 या 3 वर्ष तक बच्चा डेथ हो जाती है बच्चे की, वो उससे अधिक जीवन नहीं जी पाता है। और जो जुवेनाइल है वो 6 से 7 वर्ष तक हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मैक्सिमम जो उनका जीवन का स्पैन होता है वो 13 ईयर्स तक जाता है। तो बहुत ज़्यादा अधिक जीवन स्पैन, लाइफ स्पैन इसमें नहीं देखा गया है और इसीलिए इट इज़ कॉल्ड अ वेरी रेयर फैट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर बोला जाता है इसको। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, दिस इज अनदर क्लिनिकल टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। इसके अंदर स्मॉल स्किन डिस्कलरेशन होता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी भी पाई जाती है। ये एक रेयर डिसऑर्डर है, लेकिन माना जाता है कि 0.5% ऑफ पर्सन्स विद मेंटल रिटार्डेशन आर अफेक्टेड विद ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या एक्स लिंक्ड सिंड्रोम जो डिसऑर्डर हमने देखा वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, इसमें भी एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस की वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। मोर कॉमन इन मेल्स, ये जो है ये मेल्स में फीमेल्स की तुलना में मेल्स में अधिक पाया जाता है। बिफोर अटेनिंग प्यूबर्टी अटेन करने से पहले अफेक्टेड चिल्ड्रन लुक क्वाइट नॉर्मल, तो जो अफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो काफ़ी नॉर्मल दिखते हैं एक्सेप्ट फॉर सिम्टम्स ऑफ रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी, शॉर्ट अटेंशन। जब तक वो प्यूबर्टी मतलब जब तक उनमें एडोलेसेंस स्टार्ट नहीं होता है, एडोलेसेंस की शुरुआत नहीं होती है या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जब तक बच्चों में डेवलप नहीं हुए होते हैं, तब तक आप इन बच्चों को अलग नहीं समझ पाएंगे। इनमें दे आर क्वाइट नॉर्मल, दे आर क्वाइट लुक वाइज दे आर क्वाइट नॉर्मल एंड वन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। द ओनली प्रॉब्लम एट दैट सिचुएशन इज ऑल्सो थोड़ा रेस्टलेस होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, ऑन सीट बिहेवियर बहुत कम होगा और अटेंशन स्पैन काफ़ी कम होता है, मतलब किसी भी चीज़ को थोड़े समय के लिए ही उस पर हो सकते हैं, लंबे अरसे तक किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके उस एक्टिविटी को कर पाना इनके लिए कठिन होता है। लेकिन जैसे इनमें प्यूबर्टी डेवलप होती है उसके बाद इनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होने के पश्चात इनमें मार्क्ड चेंजेस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। जैसे इनका फेस ऑब्लोंग फेस होता है, ऑब्लोंग मतलब थोड़ा सा रेक्टेंगुलर या मतलब स्क्वायर शेप्ड फेस कह लीजिए वो होता है। देन प्रोमिनेंट ईयर्स शरीर की तुलना में ईयर्स काफ़ी प्रोमिनेंट रहते हैं और जॉज भी काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं। तो इस प्रकार से दीज आर द क्लिनिकल टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन जिसको हम इन डेप्थ यहाँ पर पढ़े। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम अटैच होता है उसका एक पार्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन दैट दे आर सडन जेनेटिक चेंजेस विच हैपन इन द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, उसकी वजह से वो उसका पार्ट लगभग ब्रेक कर जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा हमने पहले जिक्र किया था डाउन सिंड्रोम का, दैट इज अगेन अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, उसमें 21st क्रोमोसोम हो जाता है। So in this way we actually saw how the various types of clinical types of mental retardation.
जी। यहाँ पर हमने देखा अपने पूरे प्रोग्राम में कि डिफरेंट टाइप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरह से इनको हम एक क्लासिफाई कर सकते हैं, जिससे कि इनके लिए एक बेहतर प्रोग्राम बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक ओवरऑल पूरे प्रोग्राम के बिल्कुल ख़त्म में होते ही समय हम एक बार चाहेंगे कि आप हमारे जो स्पेशल एजुकेटर हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें, स्पेशली इस फील्ड में काम करने वालों के लिए। ऑफ कोर्स मेंटल रिटार्डेशन अभी बहुत डिटेल में हमने समझा, लेकिन एक चीज़ की जो ज़रूरत है वो है हमारे लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड की। एक तो इन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ना बहुत अधिक आवश्यक है, जिसके लिए जितना अधिक स्पेशल एजुकेटर्स का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी ही बढ़ जाती हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए यही एक ज़रिया है। तो अपनी ट्रेनिंग को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि बच्चे का मैक्सिमम पोटेंशियल हम बाहर ला सकें। पोटेंशियल ना ही केवल शैक्षिक क्षेत्र में हो, बल्कि यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं कर पा रहे तो दूसरे क्षेत्रों में भी वो अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आज एक एग्जाम्पल कोट किया, उन चीज़ों को लेके आना और सोच को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि हमने 6 महीने का प्रोग्राम बनाया या स्कूल के लिए ये मेरी क्लास का प्रोग्राम है। इस तरह की प्रोग्रामिंग ना करके एक लॉन्ग फार साइटेडनेस होनी चाहिए। आगे 10 वर्ष बाद या ये बच्चा जब एडोलेसेंट होगा और बड़ा होगा तो मैं इस बच्चे को कहाँ देखना चाहता हूँ, वो सोच होनी चाहिए उनकी प्लानिंग में, जिसके लिए शुरुआत से ही उसके लिए हमें स्टार्ट कर देना चाहिए फ्रॉम एवरी लेवल। और ये सोचना कि वो कार्य नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी सही नहीं साबित होता, क्योंकि सही प्रकार की ट्रेनिंग, सही प्रकार का शिक्षण उनको देने के बाद दे कैन लीड अ लाइफ एज नॉर्मल एज एनी अदर पर्सन एंड इंडिपेंडेंटली विद सेल्फ एस्टीम एंड डिग्निटी। जी, कहीं ना कहीं एक लॉन्ग विजन लेने की बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए प्रोग्राम बनाते समय हमको एक लॉन्ग विजन लेकर के चलना होगा इसके लिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट हमको आपको इस बात के लिए सजेस्ट कर रही हैं कि हम टेक्निकल टर्म्स को जितना समझते हैं, वो जितनी चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आप इस फील्ड में काम करने वाले हैं, निश्चित रूप से आगे आने वाले वर्षों में लगातार आप सीखते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में एक लॉन्ग विजन बना करके चलें। जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने कहा कि आफ्टर फ्यू इयर्स आप उनको कहां पर देखना चाहते हैं और किस सिचुएशन पर देखना चाहते हैं, वे किसी दूसरे की मदद लेते रहें उस तरह के फॉर्म में, या इससे बेहतर ढंग से कि वो खुद किसी दूसरे के लिए एक मददगार स्टिक के रूप में सामने आए। इसलिए हमारे लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। और इस चर्चा के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी परिचर्चा में हमारे साथ में सहयोग दिया। अब चलते हैं, आप विदा लेते हैं। नमस्कार।